सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई के ज़ेर एहतमाम अल हीरा फाउंडेशन मुंबई के ताउन से यक रोज़ा SSC तलबा और तालिबात के लिए तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद अंजुम इस्लाम हाई स्कूल कुर्ला में। बानवान बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें। आप साइंस करके मेडिकल में जा सकते हो, है ना। मैथमेटिक्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको साइंस इतना अच्छा नहीं लगता है तो आप इंजीनियरिंग में आ सकते हो, नहीं तो आप मैथमेटिक्स छोड़ के। आप अभी जनवरी की 29 तारीख पर आ चुके हैं, एक माह बाकी है, 28 दिन और 2-3 दिन और सर ने बताया 32 डेज है। अगर आप आज से शुरू, आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो कुछ पूछना ही नहीं, सबसे ज़्यादा अपने बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। और जो लोग मोहब्बत आपसे करते हैं उनकी कुछ उम्मीदें आपसे होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे होते हैं, वो ये कि आप। और मैं इनके बाद मोहतरमा डॉक्टर सैबुन्निसा मलिक साहिबा, प्रिंसिपल MS साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निकल कॉलेज मुंबई को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तलबा के लिए कुछ रहनुमाई फरमाएँ। तलबा से फिर से गुजारिश करता हूं कि देखें, इन बातों पर ख़ास तौर से ध्यान दें और जो भी चीज़ें उनको समझ में ना आए तो उनसे चाहिए कि वो बीच में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सवालात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ होती है ज़िंदगी की, क्योंकि ये यहाँ से तुम्हारी स्टार्टिंग लाइफ शुरू हो जाती है तालीमी लाइन के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब आप लोगों के पास सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप आज बैठे हो ना, वहाँ मैं 25-30 साल पहले मैं वहाँ थी, है ना। मैं भी आपके स्कूल की यहाँ की स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं यहीं से पढ़ी हूँ और यहीं पे 10th किया है मैंने, यही स्कूल थी। और आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ 10th करके आगे गई हूँ। तो आज अभी तक तो मैथ्स बहुत देख लिए है ना, बहुत दिमाग में मैथ्स, माशाल्लाह से मैथ्स तो ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सर ने समझाया है, काबिल तारीफ़ है कि जिस तरह बच्चों को सर ने आज मैथ्स से जो फोबिया है, डर लगता है। आपको बता दूं कि हम लोग मैथ्स में माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। हमारे टाइम पे यहाँ पर अंजुमन की स्कूल में मैथमेटिक्स इंग्लिश में हुआ करता था, उर्दू में नहीं था। जब हमने पढ़ा था उस वक्त मैथमेटिक्स इंग्लिश में था, बहुत फ़ायदा हुआ उससे हमको। मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा में भी मैथ्स में टॉप किया था मैंने, 100 में से 99, बोर्ड टॉपर थी, है ना। तो सर मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, है ना, जिनका भी ताल्लुक, जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, वो इंजीनियरिंग में आना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग, है ना, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? मैथ्स से। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पूरा कैलकुलेशन, लाइफ का कैलकुलेशन भी चलता है ना। हम कैलकुलेशन करते हैं तो लाइफ का कैलकुलेशन भी मैथ्स पर मुनस्सिर है। और साइंस, जैसे भी कुछ लोगों को मैथ्स नहीं पसंद आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप साइंस करके मेडिकल में जा सकते हो, है ना। मैथमेटिक्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको साइंस इतना अच्छा नहीं लगता है तो आप इंजीनियरिंग में आ सकते हो, नहीं तो आप मैथमेटिक्स छोड़ के अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका साइंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप साइंस अच्छा है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो आप कहाँ जाएंगे? मेडिकल लाइन में। तो अगर आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग जाना है, अगर हम इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं, हमारा पक्का जहन है कि हमको इंजीनियरिंग जाना है, तो हमारे लिए 2 रास्ते हैं, है ना। 10th के थ्रू भी जा सकते हैं और 12th के थ्रू भी जा सकते हैं। क्या होता है, 10th के बाद हम डिप्लोमा करते हैं 3 साल डिग्री 6 साल। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, हमको IIT जाना है ना, बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, 90s में है, और उनको लग रहा है कि हमको आगे भी IIT जाना है, तो वो बच्चे क्या करते हैं? 12th करते हैं। 12th करने के बाद हमको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, एक महाराष्ट्र MSCET, वो इसलिए कि बाकी कॉलेजेस में अगर आपको अप्लाई करना है तो, और अगर IIT जाना है तो JEE भी आप देते हैं, जो इंडियन लेवल पे होता है पूरा,
है ना, और JEE मेन, एडवांस और मेन देना है पहले, फिर एडवांस देना है, एडवांस देके हम IIT में जाते हैं। मैं अभी ये सारी बातें नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मौका अभी आपको ये समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम करियर गाइडेंस 10th के एग्ज़ाम के बाद अच्छे से करेंगे और वो ऐसे 5-10 मिनट में, आधे घंटे में नहीं होगा। उसके लिए एटलीस्ट 3 घंटा आपको बैठना है। मैं एटलीस्ट पूरे दिन का वर्कशॉप लेती हूँ जिसमें एक एक चीज़ बताई जाती है, कौन सा एग्ज़ाम लेना है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल में जाना है, लॉ करना है आपको, है ना, पायलट बनना है आपको, उसके बाद आपको ट्रेन चलाना है। आजकल लड़कियाँ ट्रेन चला रही है, पता है कि नहीं, है ना। तो हम लड़कियाँ कहीं भी किसी से पीछे नहीं है और माशाल्लाह से लड़कियाँ ही आगे जा रही है। लड़कों को कंपटीशन लड़कियों ने दिया है। हाँ, तो आज क्या हो रहा है, ये सारे लड़कों को थोड़ा सा भी जागना पड़ेगा। हाँ भाई, बहुत हो गया ये, क्या हर बार लड़कियां लेके जा रही है, इस बार लड़कों को उठना है ना। तो मैं चाह रही हूँ इस बार लड़कों को कंपटीशन में, आप लोग ने तो हथियार डाल दिए कि चलो हर बार लड़कियां ले जाए, नहीं, इस बार आपको और मेहनत करनी है। ये लोग टफ कंपटीशन देने वाले हैं, है ना। तो कंपटीशन ज़रूरी है, हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। और मैं करियर गाइडेंस का प्रोग्राम बाद में फिर करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि आपका जहन अभी पूरी तरह SSC के लिए, SSC की तरफ है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपका माइंड हल्का फुल्का करने वाली हूँ, है ना। देखिए सब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। हमारी लाइफ में सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस। क्यों ज़रूरी है सेल्फ एनालिसिस? क्योंकि अपने को अगर मालूम ही नहीं रहेगा कि हमारी पोजीशन क्या है तो हम आगे क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, है ना। हमको मालूम, अच्छा मुझे मेरी कमज़ोरियाँ मालूम होना चाहिए, तो जब मेरी कमज़ोरी मालूम होगी तो मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको स्ट्रेंथ में बदली करूँगी, यानी उसको ताकत बनाऊँगी अपनी। मुझे पता है कि मुझे मैथ्स में मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, लेकिन हाँ मेहनत करूँगी तो मेरा मैथ्स अच्छा हो सकता है ना। तो मेहनत करने के लिए अपने को पहले अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मेरे में क्या कमियां हैं, जिसको हम इंग्लिश में SWOT एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, है ना। सुने होंगे SWOT एनालिसिस, नहीं भी सुना है तो नो इश्यूज, छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस करने के लिए मैं 3 चीज़ आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये हमारे लाइफ का फंडा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आज हम 10th में हैं तो हमारे को एनालिसिस करना है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। 3 चीज़ें आपके पास है, गाजर, एग और है कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स मतलब कॉफ़ी जो हम पीते हैं ना, जिसका पाउडर होता है, कॉफ़ी बीन्स। अब ये स्टोरी किसी ने सुना है स्टोरी ये? नहीं, वेरी गुड। अब ये 3 स्टोरी, ये 3 चीज़ें हमारी लाइफ में किस तरह चेंज लाने वाली है, किस तरह हमारे दिमाग में डालेगी कि क्या होता है। जैसे हमने देखा है गाजर को हाथ लगाया है सबने, यस, है ना। गाजर कैसा है, सख्त होता है, ऐसा तोड़ेंगे तो टूटता है। अंडे देखे हैं, एग नरम होता है ना, गिरेगा तो टूट जाएगा, राइट। और कॉफ़ी बीन्स, उसको भी हमने, पाउडर को भी हाथ लगाया है और उसके जो बीन्स आते हैं वो भी हमने देखे हैं, राइट। अब क्या होता है, देखिए क्या है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग बोलते हैं ना, कह रहे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करूं, कैसे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं हम और अपने पेरेंट्स से शेयर भी करते हैं ना कि नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ने हो रहा है, फिर वो समझाते हैं, हम समझा रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है, ऐसे ही एक बच्चा है ना, और उसने अपने फादर को बोला कि भाई मेरे साथ हर बार मुसीबतें आते ही जाती है। मुसीबत ये कि आज ये पढ़ो, कल ये पढ़ो, फिर उसके बाद आगे ये करो, ये सारी मुसीबतें, कभी मुझे कुछ और कहा जा रहा है, कभी कुछ और कहा जा रहा है, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए लाइफ में। और बहुत सारे हमारे अपने इश्यूज भी होते हैं, है ना, घर के इश्यूज होते हैं। कभी हमारे घर में कुछ अचानक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको तकलीफ देती है, कभी हम बाहर जा रहते हैं, सराउंडिंग की तकलीफ आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे, आज आप पढ़ाई में हो, 10th है, तो आपके सारी आधी से ज़्यादा मुसीबतें आपके पेरेंट्स झेलते हैं। तो मुसीबतें आना ही है ना। हमारा दीन क्या बोलता है, अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि मुसीबतें तो आएगी, लेकिन बंदे को उसको डट कर मुकाबला करना है और अल्लाह पे यकीन रखना है ना। ऐसे ही आज आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत भी क्या है, 10th का बोर्ड देना है, उसमें अच्छा मार्क्स लेके बाहर भी आना है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग, मतलब हमको लग रहा है कि अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है, अभी ये निकल जाए कैसे भी, यहाँ से 10th का एग्ज़ाम हम दे ले। तो ऐसे ही ये 3 चीज़ें थी। वालिद साहब ने बच्चे को बताया कि बोले आ जाओ, मैं तुम्हारे को आज एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट लाइफ का है।
क्या होता है आजकल की जनरेशन को थ्योरी समझ में नहीं आती, जब तक कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया जाए करके वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आज प्रैक्टिकल क्या है, वाली साहब ने क्या बोला, ठीक है 3 पतीली ले लो आप और तीनों पतीली को गर्म पानी रख के उसको बॉईल करो गैस पर, ठीक है। तीनों पतीली में पानी डाला गया और बॉईल किया गया आधे घंटे के लिए। पानी एकदम गर्म हो गया, आप हाथ डालोगे तो क्या होगा, जल जाएगा, है ना, मतलब वो हमको जला देगा ना पानी, राइट। तो ये क्या है, जो पानी गर्म हो रहा है वो क्या है, मुसीबतें हैं जो हमारे को तकलीफ देती हैं, जो लाइफ में भी हर फेज पे हर टाइम पे मुसीबतें आएंगी और जो हमको तकलीफ भी देंगी, राइट। तो क्या हो गया, पानी एकदम गर्म हो गया, वो गर्म पानी में गाजर, एक पतीली में गाजर, एक पतीली में अंडे और एक पतीली में कॉफ़ी बीन्स डाल दी गई। तीनों को बॉईल किया गया आधे घंटे के लिए। आधा घंटा बॉईल होने के बाद गैस बंद कर दिया गया, बोला गया ठीक है अब आप एक एक चीज़ निकालो। तो पहले हमने गाजर को बाहर निकाला, गाजर बाहर निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, नरम, वेरी गुड, है ना। गाजर क्योंकि आधा घंटा बॉईल हो गया, नरम हो गया। क्या मतलब हो गया कि मैं बहुत टफ थी, बहुत मजबूत थी, लेकिन जैसी मुसीबतें मुझ पर आई तो मैं क्या हो गई, एकदम नरम। नरम ये हो गया कि एकदम दिल टूट जाता है ना, हम नरम हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, उम्मीद हमारी छूट जाती है। हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट, हमको लग रहा है हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सब कर पाएंगे, रिजल्ट आया, हम एकदम क्या हो गए, ना उम्मीद हो गए, डिप्रेस हो गए। तो इन्हें कड़क थे, हमने फेस किया, लेकिन क्या हो गए, ना उम्मीद हो गए। तो वो टाइम पे भी हमको रुकना नहीं है, यानी हमको ना उम्मीद नहीं होना है ना। अल्लाह ताला ने क्या बोला है कि हमको कोशिशें करते रहना चाहिए, राइट। तो हम जिंदगी में गाजर बनना चाहेंगे क्या, नहीं। देखो ये 3 पॉट है, तीनों में चीज़ें गर्म की गई है। गर्म करने के बाद आप क्या हो रहा है, अभी तीनों में डाल दिया गया है, गाजर है ना, गाजर को बाहर निकाला गया। उसके बाद क्या हो रहा है, अभी आपका सेकेंड पॉट में क्या था, एग्स, है ना, क्या था, अंडे। अंडे कैसे हैं, बहुत नरम होते हैं, गिरेंगे टूट जाएंगे, बराबर है। तो लाइफ में अभी अंडा जैसा भी नहीं रहना है कि भाई गिरे टूट गए, कोई मुसीबत आई हम टूट गए, राइट। तो क्या हो गया, अंडा एक ऐसी चीज़ थी जो सॉफ्ट है, लेकिन जब वो गर्म उसमें गया, मुसीबतों में गया, तो क्या हो गया, मजबूत हो गया, अंडा कड़क हो गया, राइट वहाँ पर। लेकिन उसको क्या हो गया कि भाई मुझे जैसा होता है ना कि हमको किसी चीज़ में धोखा हो गया, किसी से धोखा हो गया, तो हमारी पूरी थ्योरी चेंज हो गई कि भाई एक आदमी ने धोखा दिया मतलब सब धोखा देंगे, है ना। तो हम कितने कड़क हो जाते हैं, नहीं, हमारे डिसीजन कैसे हो जाते हैं, कड़क नहीं। पहले हम बहुत नरम थे, हर एक पे भरोसा कर रहे हैं, हर एक की बातों को कर रहे हैं, लेकिन एक ने धोखा दे दिया, उसके बाद हमारी थ्योरी चेंज हो गई कि नहीं आप एकदम कड़क, पहले नरम थे आप एकदम कड़क हो गए। तो हम ऐसे भी नहीं रह सकते, अंडे की तरह भी नहीं हो सकते, है ना। तीसरा आता है हमारी ज़िंदगी में कॉफ़ी। अब देखो कॉफ़ी बीन्स के साथ क्या हुआ कि जब ये कॉफ़ी पानी में डाली गई तो ये कॉफ़ी ने पानी का कलर चेंज कर दिया, है ना, क्योंकि ये मेल्ट हो गई पानी के साथ, ये बाहर आई नहीं, आप उसको बाहर ले ही नहीं सकते, पानी में घुल गई। यानी ये क्या हो गया, पूरी मुसीबतें आई तो हमने उसको पूरी तरह उसका मुकाबला किया, उसके अंदर अपने आप को डाल दिया। जैसे आज आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको ये पूरे जो सर ने बताया कि आपके पास अभी 30 दिन है, पूरा 30 दिन आपने उसके अंदर डाल दिया अपने आप को, राइट। आप पूरा उसके अंदर चले गए, अपने आप को मेल्ट कर दिए, पूरा कॉफ़ी क्या हो गई, पानी के अंदर पूरी घुल मिल गई और कलर ही चेंज कर दिया उसने। कलर चेंज हुआ मतलब आज आपके जब रिजल्ट आएंगे वो कलर चेंज है, यानी आपके पास रिजल्ट होगा 90%, है ना, ऊपर, तो ये कलर चेंज है। यानी आपने क्या किया, अपने आप को पूरा उसके अंदर डाल दिया और जितना गर्म हुआ, यानी जितनी मुसीबतें आई, जितना भी टफ पेपर आने दो, जो भी होने दो, लाइफ में भी जितनी भी मुसीबतें आई, हमको क्या करना है, अपने आप को उसके साथ कंपेयर करके, उसके साथ खड़े रह के उसको झेलने के लिए और उसमें से निकलना है, अच्छे से निकलना है। और निकलते वक्त इस तरह नहीं निकलना है जिस तरह अंडा और गाजर बाहर आया है। किस तरह निकलना है, कॉफ़ी को आप पानी से अलग कर ही नहीं सकते, है ना। कॉफ़ी ने क्या किया, कलर चेंज कर दिया, जितना गर्म करेंगे तो खुशबू आती है, उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये था एक एग्जाम्पल हमारी लाइफ के लिए कि हमको लाइफ में क्या बनना है, कॉफ़ी बीन्स। समझ में आ रहा है, यानी हमको लाइफ में अंडे के जैसा, गाजर के जैसा नहीं रहना है कि वहाँ पर मुसीबतें आई हम नरम हो गए, हम बहुत ज़्यादा नरम थे तो हम क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग थे, वीक हो गए, राइट। ये नहीं करना है। तो हमको अपनी लाइफ में ये एक है कि अपना एनालिसिस करना है और उसके लिए डट के मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है।
बाकी देखो हमारी नीयत है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम अगर मेहनत, बहुत अच्छी नीयत से मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो ये था पहला सेल्फ एनालिसिस। अब दूसरा आता है लाइफ का फंडा। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? सब ने, है ना? सब ने कहानी सुनी, वेरी गुड। अच्छा वो कहानी क्या थी कि कछुआ हार जाता है, खरगोश जीत जाता है। हाँ वेरी गुड, उल्टा है ना, खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। बस इतना ही मालूम है? हाँ पूरी कहानी यही है ना। उसका मॉरल ये है कि भाई जो आदमी स्लो है, स्टडी है, करते रहेगा, जीत जाएगा, है ना। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज का दौर है टीम वर्क का। अब ये कहानी को इंजीनियर से चेंज कर दिया है। कहानी आपकी कैसी हो रही है कि हमारा एक फंडा था कि भाई कछुआ जो है वो स्लो है, और स्लो है तो भी क्या हुआ, वो रेस जीत जाता है। और खरगोश जो है वो फास्ट है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में वो रेस हार जाता है। ये पता था। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग जब स्टडी करते हैं तो ग्रुप में स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। ग्रुप में पढ़ते हैं, मालूम है सबको। क्यों बोलते हैं हम ग्रुप में पढ़ो? कि एक दूसरे की नॉलेज शेयर होगी, एक दूसरे की नॉलेज शेयर कर सकते हैं, है ना। और हमको ग्रुप में काम किस तरह करना चाहिए इसको बोलते हैं हम। तो ये स्टोरी आगे क्या बताने जा रही है? पहली स्टोरी स्टार्ट हुई, पहली बार रेस हुआ, कछुए और खरगोश की रेस शुरू हुई। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मेरे बाद भी अभी आमिर सर बाकी है। तो ये कछुए और खरगोश की रेस शुरू हो गई। पहली रेस थी, पहली रेस खत्म हो गई, है ना। खरगोश सो गया ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे हम होते हैं ना, अरे सब आता है, हाँ देख लेंगे, है ना, एग्जाम में मुझे तो सब आता है। और उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, मार्क्स कम हो गए, अरे अब क्या करेंगे, टाइम तो निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये पहली रेस खत्म हो गई, कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। यहाँ तक हम सब जानते हैं। इसके आगे की रेस देखिए क्या है, सेकेंड। अब जो कछुआ जीत गया था और खरगोश हार गया था, तो खरगोश को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, है ना। खरगोश क्या बोलता है, अरे मैं कैसे हार गया, मैं क्यों हार गया, मैं तो जीत सकता था, मेरे पास तो इतना पोटेंशियल था, मैं अगर वो टाइम पे सोता नहीं थोड़ी देर तो मैं तो जीत जाता। जैसे हम सब हैं अभी, है ना। जैसे ही अगर थोड़ा सा फेल हो गए तो हमारा मॉरल डाउन हो जाता है, फिर हम बोलते हैं आप पढ़ना ही नहीं है, आप छोड़ दो, अब हमको पढ़ना ही नहीं है ना। करते हैं ना हम ऐसा कि नहीं मार्क्स कम आ गए तो हमको पढ़ना ही नहीं, सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो कछुए के अंदर देखो, कछुआ जीतने के बाद, कछुआ जीत गया लेकिन खरगोश को हार बर्दाश्त नहीं हुई, और खरगोश ने क्या बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जीतना है, कैसे भी जीतना है। तो वो कछुए के पास जाता है वापस। पहली रेस में क्या था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आप आस्ते आस्ते मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आप जीतोगे। ये अपना मॉरल था पहली रेस में। सेकेंड रेस शुरू हुई, खरगोश क्या बोलता है कछुए को जाके कि भाई चल वापस से रेस लगाते हैं, फिर से एक बार रेस करते हैं, क्योंकि मैं हार गया, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था और मुझे अब एहसास हो गई अपनी गलती का, और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो चलो वापस से रेस लगाते हैं। फिर से इन्होंने रेस लगाई। अब क्या होगा बोलो, ये रेस में खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। समझे क्यों? क्योंकि वो अब जाग गया था, वो समझ गया कि मैं अगर टाइम, मेरे पास एक ताकत है, मेरे पास एक स्ट्रेंथ है कि मैं फास्ट भाग सकता हूँ। खरगोश, तो खरगोश को लग रहा है कि मैं क्यों अपनी स्ट्रेंथ को यूज ना करूं, है ना। तो वो जीत गया और कछुआ हार गया। कछुए के अंदर एक कमी ये थी कि कछुआ कितना भी फास्ट चलेगा, खरगोश से फास्ट नहीं जा सकता, बराबर है, पता है उसको भी। लेकिन उसको ये मालूम है कि मैं अगर आहिस्ते आहिस्ते भी मेहनत करते चलूंगा मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। तो ये सेकेंड रेस में क्या हो गया, खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया। अब क्या कछुए ने गिव अप किया? नहीं, अब रेस फिर आगे कंटिन्यू है। कछुआ बोलता है कि अरे भाई मैं भी कैसे हार सकता हूँ, ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई है, मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ये हार नहीं चाहिए। लेकिन मैं करूं क्या, क्योंकि मैं कितना भी भागूंगा तो भी मैं खरगोश से आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि खरगोश तो फास्ट जाता है रेस में। हमारे लिए ये स्टोरी के मकसद क्या है कि भाई हम जीतने के बाद क्या हो जाते हैं, बहुत बार हम लोग फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, कह रहे हम तो जीत लिए, एक एग्जाम हो गया, अगले को फिर हमने वैसे ही किया, राइट। अब क्या होता है कि जब खरगोश जीत जाता है, कछुआ हार जाता है, तो कछुए के दिमाग में एक बात आती है कि नहीं मुझे ये रेस कैसे भी जीतना है।
तो फिर क्या होता है दोनों के अंदर? देखो, सेकेंड स्टोरी की मॉरल है फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। यानी जो फास्ट और ऑलवेज फास्ट रहना है। यानी मुझे पता है मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ को ऑलवेज अपने को करते रहना है। ऑलवेज फास्ट एंड कंसिस्टेंट यानी आपको जमा रहना है। मतलब रेस में जब बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा भी आप रुक नहीं सकते, भले आप बहुत अच्छे हो लेकिन रुकना नहीं है, तो आप जीतते हो स्लो एंड स्टडी के कंपेयर में, राइट। अब फिर स्टोरी आगे बढ़ी कि भाई कछुए को लगा के नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे भी कैसे भी जीतना है। ये हमारे अंदर अज़्म होना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास है ना घर में वो ज़राए नहीं है। कुछ बच्चे एसी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को बेचारों को बैठने की जगह नहीं है ना। फिर भी वो क्या सोचते हैं, नहीं हमको कैसे भी इस एग्ज़ाम में पास होना है, यानी मुझे पूरा एनवायरनमेंट मिल रहा है अच्छा। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा मिलने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिसाली है कि भाई उनके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है लेकिन वो अच्छा एक्सेल करते हैं आगे। अब क्या हो गया, वापस स्टोरी स्टार्ट हो गई कि कछुआ बोलता है नहीं मेरे को तो जीतना है, तो मैं क्या करूं। ये हमारे लिए सवाल है ना बच्चों, आप लोगों के लिए है कि आपके प्रीलिम्स में मार्क्स कम आए लेकिन मुझे कैसे भी 80-90 पे आना है, मैं क्या करूं, है ना। यस, तो अब क्या हो गया कि कछुए ने बोला कि ठीक है भाई वापस से रेस लगाते, लेकिन उसने दिमाग में क्या लिया कि मैं ये रास्ते पे कभी नहीं जीत पाऊंगा। यानी जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर खरगोश और कछुआ दोनों एक रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ते पे कछुए ने मान लिया है क्योंकि वो रास्ते पे नामुमकिन है उसका जीतना। तो उसने क्या बोला, रास्ता ही बदली करो, चेंज करो रास्ता। अब क्या सोचा कछुए ने कि आधा रास्ता जमीनी होगा, आधा रास्ता पानी में होगा, क्योंकि उसको मालूम है उसकी स्ट्रेंथ किधर है, पानी के अंदर। वो पानी में तैर सकता है लेकिन खरगोश पानी में तैर नहीं सकता। मतलब उसने दिमाग लगाया, उसने क्या बोला, अब मुझे वापस से रेस करनी है। तो उसने खरगोश के पास गया और बोला कि भाई चलो वापस से रेस करते हैं, ठीक है। अब रेस करने के लिए रास्ता देखिए कैसे डिसाइड हुआ, वो गोल है जहाँ जाना है, ज़मीनी रास्ता है, पानी है और वहाँ पहुँचना है, बराबर। अब खरगोश फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से देखो मार खाया। उसने बोला हाँ ठीक है कर लो रेस, जहाँ करना है वहाँ करो, मैं तो जीतने वाला हूँ। उसको नहीं पता था कि कछुए ने रास्ता ही बदली कर दिया है। अब कछुए ने बोला भाई ये रास्ता है, ये रास्ते पे हमको चलना है। और खरगोश ने नहीं देखा, देखो इसको बोलते हैं विजन, कि आपको आज मुझे अगर मेडिकल करना है तो मुझे क्या क्या करना है, उसके बीच में मेरे लिए क्या क्या मुसीबतें आने वाली है, वो पहले ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्या होगा ये नहीं सोचना है कि अरे जब आएगा तब देख लेंगे, नहीं, पहले से कैलकुलेट करना है। तो खरगोश ने कैलकुलेट नहीं किया कि भाई ये रास्ता जो कछुआ बोल रहा है वो रास्ता कैसा है, कहाँ से जाता है ना। अभी हमको भी यहाँ से मुझे अगर मुमरा जाना है तो मैं क्या करूँगी, गूगल मैप पे चेक करती हूँ कितनी ट्रैफिक है, क्या है ना। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम ये चीज़ों को आगे देखते हैं कि कितने देर में पहुँचेंगे, क्या रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये रास्ता नहीं तो दूसरा कोई रास्ता है क्या, राइट। तो कछुए ने क्या किया, रास्ता बदली कर दिया, और खरगोश ने सोचा भी नहीं कि ये वापस से मेरे साथ रेस लगा रहा है, तो रास्ता कौन सा है ऐसा। उसने बोला ठीक है लगा लो रेस, देखेंगे फिर, मैं तो फिर से जीतूंगा। फिर उसको ओवर कॉन्फिडेंस। अब जब रेस शुरू हुई तो कछुआ स्लो 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 आ रहा है, खरगोश एकदम फास्ट आके नदी के पास रुक गया। अब उसके लिए मुसीबत भी, कह रही ये तो मालूम ही नहीं था कि नदी भी पार करना है, तब गोल उस साइड है। अब वो रुका रहा, कछुआ उसका टाइम वहाँ पर हो गया, वो बहुत पहले आ गया लेकिन रुका है क्योंकि आगे जा नहीं सकता। और कछुआ स्लो 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 आते गया, फिर पानी में से निकल के अपने गोल पे पहुँच गया। फिर कौन जीता, कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। फिर क्या हो गया, अब ये बात हो गई कि भाई मैंने तो ये सोचना चाहिए था कि ये रास्ता मैंने बहुत गलत दे दिया, ये रास्ता था तो मैंने इसका क्यों नहीं सोचा कि ये रास्ते पे चल के जाना है, या इसका कोई और अलग से कोई सोल्यूशन है क्या, कोई और तोड़ है क्या, ये रास्ते को अगर मेरे पास कोई और तरीके से जाना होता तो मैं जा सकता था क्या, राइट। अब ये हार होने के बाद फिर से खरगोश को लग गया, रेस खत्म नहीं हुई अभी भी, राइट। दोनों भी मजबूती से डटे हुए, यानी वो कछुआ भी हार मानने तैयार नहीं है, खरगोश भी हार मानने तैयार नहीं है। रास्ते बदली हो गए, फिर हार गया तो भी मानने तैयार नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है, इसकी मॉरल स्टोरी क्या हो गई हमारी, कि यहाँ पर आपने क्या लिया, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसीज, मतलब अपने आप में एनालिसिस करके पता करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, हमको अपने अंदर एनालिसिस करना है क्या अच्छा है। बिना देखे जम नहीं मारना है ना, बिना देखे जम नहीं मारना है कि 10th का आया और चलो मुझे नहीं पता और मैंने जम मार दिया, और अब उसके बाद
जब हम कॉलेज शुरू कर दिए, 1 साल हो गया, उसके बाद लग रहा है अरे ये हमसे नहीं होने वाला है, फिर अम्मी अब्बा को बोल रहे हैं अरे नहीं अब हमको लाइन चेंज करनी, तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो गया, आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कॉम्पिटेंसीज। उसके हिसाब से अपने आगे के लिए हमको अपने कॉम्पिटेंसीज, अपने अंदर की एनालिसिस करने के बाद हमको डिसाइड करना है हम क्या कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, खरगोश क्या बोल रहा है, नहीं मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं जमा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभी मेन स्टोरी का एंड देखिए कितना अच्छा है कि दोनों जन यहाँ पर है और दोनों के साथ खरगोश ने बोला मैं फिर से रेस करना चाहता हूँ, लेकिन अब उसको भी पता है कि ये रास्ते पे मैं कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। एक कंडीशन आई थी कछुए के लिए कि ज़मीनी रास्ते पे उसने बोला वो कभी भी नहीं जीत पाएगा, सेकंड वाले रास्ते पे खरगोश को लग गया कि वो यहाँ कभी नहीं जीत पाएगा, तो दोनों ने क्या किए, दोनों ने मिल बैठ के एक विन विन सिचुएशन बनाए। विन विन सिचुएशन किसको बोलते हैं कि भाई मैं भी जीतूं आप भी जीतो, दोनों जीतो, कोई हारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोनों भी जीतना है, तो दोनों ने मिलके क्या बोले कि अब हम क्या करते हैं कि ठीक है भाई ये रास्ता हमको निकालना है, तो मैं ज़मीनी रास्ते पे खरगोश ने क्या बोला, मैं कछुए को अपनी पीठ पे बिठाकर ज़मीनी रास्ता तय करूंगा जो फास्ट होगा, जल्दी होगा, मैं वहाँ तक ले जाऊंगा, और पानी के अंदर के रास्ते पे कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाएगा और आगे ले जाएगा। दोनों भी रेस जीत गए, समझ में आया, दोनों भी रेस जीत गए। इसका क्या मतलब हो गया, हम लोगों में कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा है, कुछ लोगों का साइंस अच्छा है, तो वो मैथ्स वाला साइंस को पढ़ाए, साइंस वाला मैथ्स को पढ़ाए, टीम वर्क करे, और ऐसा नहीं कि मैं ही आगे जाऊं, हर एक को अपने साथ लेके चलो, हर एक को अपने साथ आगे बढ़ाओ। कंपटीशन है लेकिन अपने को सबको लेके आगे चलना है। तो ये थी हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी कि भाई ये कछुआ और खरगोश की कहानी में कोई भी हारा नहीं, दोनों जीत गए, है ना। अब जो तीसरा हमारा आता है कि भाई आपके पास, सबके पास रिजल्ट आ गए, सब कुछ आ गया, लाइफ में आप बनते चले जा रहे हो, तो क्या होगा, हमारे को, हम जब आगे चलने लगते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग, जब लोग बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने लगते हैं, तरक्की करें, तो पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है ना, हमारे पीछे से पैर खींचने का काम चालू हो जाता है ना, लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। अपने घरों में भी होता है ना, अरे इसका बच्चा क्या पढ़ पाएगा, ये थोड़ी पढ़ पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ऐसी चीज़ें और ऐसे हमारे को स्टेटमेंट हमारे कानों में आना शुरू हो जाते हैं, और वो क्या करता है, हमको डिप्रेस करता है। डिप्रेस करता है मतलब हम हमारी हिम्मत खो देते हैं, और वो टाइम पे ऐसा होता है कि अरे नहीं कर पाएंगे, और उसमें हम क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते, मतलब हम कभी कभी रेस में जाना ही नहीं चाहते, हम पहले जाने के पहले ही डिसाइड कर लेते कि हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि लोग बोल रहे हैं ना कि ये बहुत, किसी ने बोला कि अरे आपका परसेंटेज है ना, देखिए 70-80 वाला भी डॉक्टर बनता है, एसएससी में 70% आ गया, 80 आ गया, वो भी डॉक्टर बनता है, 50-60 वाला भी डॉक्टर बनता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 12वीं में अच्छे स्कोर करते हो और उसके बाद आप लाते हो, तो हमको डिप्रेस नहीं होना है। अपना रिजल्ट आने के बाद भी क्या हो गया, जैसे 50, 60, 70 उसमें आ गए, तो हमको क्या लगा, अब तो हमारे से नहीं होगा, चलो अब ऐसी फील्ड ले लो जिसमें बस एडमिशन हो जाए, हम निकल जाए। नहीं, आपके पास वहाँ पर भी बहुत सारे रास्ते, आपको रास्ते एक्सप्लोर करना है, जिसके लिए हम आपको 10th के बाद ऐसे सारे रास्ते बताएंगे जिस पे आप जा सकते हो। कम परसेंटेज वाला बच्चा भी जा सकता है। हम लोग ज़्यादा क्या मेहनत कर रहे हैं कि जो लो स्कोरर है वो ऊपर आए, वो आगे बढ़े। हाई वाले बच्चे माशाल्लाह से वो एक लाइन पे है, वो अपनी एक फील्ड लेके पकड़ के चल रहे हैं। जो 90 में आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम इंजीनियर है, डॉक्टर बनेंगे, या और कुछ बनना है, पायलट बनना है, IAS करना है, IPS करना है, आप करोगे। लेकिन जो पीछे हमारे साथ बहुत सारे लो वाले हैं, उसको कैसे करना है? तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि भाई आपके साथ एक स्टोरी ये है कि बहुत सारी एक रेस शुरू हुई, बहुत सारे मेंढक थे छोटे छोटे, उनकी एक रेस शुरू हुई। जैसी रेस शुरू हुई तो लोगों ने, उनका क्या गोल था, एक टॉप टावर पे जाके चढ़ना है। लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं भाई आप नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या हो गया, 20 लोग चले थे, रेस में शुरू किए थे, 5 ड्रॉप हो गए। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया अरे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो क्या हो रहा है, लोगों की बातों से जो निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है हमारे अंदर, है ना, निगेटिविटी वो जो जा रही है, उसके वजह से वो ड्रॉप हो जाए। तो फिर और 5 ड्रॉप हो गए। ऐसे करते करते एंड क्या हुआ, एक ही बंदा था, एक ही जो ये था फ्रॉग,
वो टॉप पे पहुंच पाया। जब वो टॉप पे पहुंचा तो उससे पूछा गया कि इतने सारे लोगों ने बोला आप लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग ड्रॉप होते चले गए, आप कैसे चले गए आगे? पता चला कि वो तो बहरा था। वो जो था, जो ऊपर टॉप पे पहुंचा, वो बहरा था। बहरा था का मतलब क्या हो गया कि भाई हमको भी बहरा बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, ऊपर जाने के लिए। क्रिटिसिज्म बहुत होते रहेंगे, लोग हमारे पीछे बोलते रहेंगे, लेकिन हमको किसी की बातों को नहीं सुनना है। बहरे का मतलब है हमको किसी की बातों पे कान नहीं रखना है, नहीं सुनना है और आगे टॉप करना है। तो ये थी अपनी हमारी जर्नी कि हम आगे किस तरह बढ़े। और अपने अभी भी आप जब एग्जाम में पढ़ रहे हो, आपको कहीं कुछ भी नहीं देखना है, बस एक ही मकसद है आपका कि भाई हम पास हो जाए अच्छे नंबरात से। अच्छे नंबरात लाने का मकसद है, जैसे सर ने बताया कि आपको एडेड कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे फीस कम होती है ना, वहाँ पर हम जा पाएंगे। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हमको अच्छे नंबरात से पास होना है, और वहाँ पर वो मकसद के बीच में कोई भी कुछ भी बोलता है तो नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है। तो मैं आज आप लोगों को ये 3 स्टोरी देके जा रही हूँ जिसको आपको समझना है, सोचना है। ये 3 स्टोरी इसलिए बताई मैंने कि इसके ऊपर पूरी लाइफ हो गई हमारी। अपना एनालिसिस, अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को हर रेस में किस तरह उतारना है, जो भी रेस में हम उतरेंगे उसमें हमारे रास्ते कैसे बनाने हैं, और तीसरा ये कि जब भी आगे बढ़ते जाओ तो लोगों की बातों पे ध्यान ना दो। ये मैं आपको आज बता के अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह हम करियर गाइडेंस के लिए कि 10th के बाद हमको क्या करना है वो हम सुकून में बैठ के करेंगे, जब आप पूरी तरह माइंड से फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के बाद। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी मोहतरमा डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक साहिबा। अब इनके बाद मैं दावत देता हूँ मास्टर आमिर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। इसको यहाँ लगा दूँ, चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर बेहतर समझे तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए ज़रा। और दोनों हाथ अपना थोड़ा ऊपर करने की कोशिश कीजिए, मुट्ठी को ऐसा दोनों भी मुट्ठी को ऐसा कीजिए। आप नाचने नहीं बोल रहा हूँ बेटा, पुरानी आदत है अपनी। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, बैठ जाइए। इस बज़्म को, इस प्रोग्राम को सजाने वाले सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई के तमाम जिम्मेदारान के लिए आपको दुआएं करनी चाहिए। आप देखिए इस पूरे मंच में जो लोग शामिल हैं वो सब के सब आलिम दीन हैं, वो सब आलिम हैं और दीनी इल्म उन्होंने मदरसे से हासिल किया है। और मैं पहली मर्तबा ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूँ कि जिसमें दीनी इल्म हासिल रखने वाले उलमा इकराम असरी इल्म की बढ़ोतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन उलमा इकराम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं आप सभी बच्चे के जो आपकी फ़िक्र कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात कि प्रोफेसर आलम नदवी सर, जैसा शकील सर ने कहा कि उनके टीचर रहे, हमारे भी सर टीचर रहे हैं, काबिल एहतराम शख्सियत हैं। अब सर रिटायर हो चुके हैं। साथ ही साथ मुफ्ती साहब, मुफ्ती इनामुल्लाह साहब, जिन्होंने आज के ये प्रोग्राम पूरा आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज़ैबुन्निसा मिस ने बहुत ही अच्छी बातें आपसे आपको गोशगवार की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ देर हमारे साथ में रहें और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने प्रोग्राम का ख़ात्मा करेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ चीज़ें शायद बच्चे लिख रहे हैं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो शीट आपके हाथ में दी गई है ना, उसको आप अभी फिल ना करें, आप रुक जाएं, थोड़ी देर बात सुन लें, और उसके बाद में जब प्रोग्राम खत्म होगा तो एट द एंड हम लोग वो आपसे भरवा कर ले लेंगे। ठीक है बॉयज, रेडी? देखिए, अभी हम लोग इम्तिहान के जिस पीरियड में, जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरी लम्हात है, राइट? और आपको मैं एक स्टोरी, जैसा मिस ने 3 स्टोरीज बताई, मैं शॉर्ट स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूं। अभी 2020 का क्रिकेट का मैच आपने देखा है? नहीं देखा? अरे भाई, एक मैच होता है 5 दिन का, एक मैच होता है 1 दिन का, और एक मैच होता है 3 घंटे का, जो 20 ओवर्स का होता है। अब आप बॉयज तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, आज भी एक मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, मालूम है ना सबको? बहुत अच्छी बात है, वही तो आने वाला इम्तिहान में। बहरहाल 2020 के मैच में आप ऐसा समझिए कि 18 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। कितने? 18 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, आखिर के 2 ओवर्स बाकी है। आप इम्तिहान से इसको थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जो बैट्समैन क्रीज पर है, उनके पास फेस करने के लिए सिर्फ 2 ओवर्स बाकी है, राइट? अब ये जो 2 ओवर्स बाकी है, इसमें 2 जो बैट्समैन हैं वो किस तरह की मेंटलिटी के साथ में क्रीज पर काम करेंगे तो फायदा होगा, और किस तरह की मेंटलिटी को इख्तियार ना करें ताकि वो नुकसान से बच सके, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर दोनों बैट्समैन ये बात कर रहे हैं अभी 19वें ओवर के शुरू होने से पहले कि भाई कैसे लोग हैं हमारे पहले जो गए, हमारी जो 6 विकेटें गुजर चुकी है, उन्होंने कोई रन भी नहीं बनाया, और पूरे 18 ओवर ऐसे ही बिता दिए, थोड़ा बहुत रन बनाया, अभी पूरा प्रेशर किस पर आ गया? हम पर आ गया है। और वो क्या काम कर रहे हैं असल में? आपस में बात करके पुराने लोगों को क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो मैच जीत जाएंगे? जो 2 बैट्समैन बाकी है, बाकी के 2 ओवर में अच्छा कर पाएंगे क्या? अगर वो नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ में क्रीज पर है कि हम लोग ये प्रेशर जो झेल रहे हैं, अभी जो 12 बॉल में हमको जो भी 30-35 रन बाकी है बनाने हैं, ये इसलिए बनाना बाकी इतना ज्यादा क्योंकि पहले वालों ने काम सही नहीं किया। ऐसा करना सही है? ऐसा करना सही नहीं है। अच्छा, 2 बैट्समैन आपस में इस तरह से गुफ्तगू अब कर रहे हैं कि भाई देखो, अभी तो हम लोग दोनों ही के हाथ में बैट है और 12 बॉल अभी भी बाकी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम लोग इस 12 बॉल में से कोई भी बॉल को मिस नहीं करेंगे, हर एक बॉल का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम स्कोर, रन स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो शायद इस मेंटेलिटी के साथ में वो रेस या वो क्रिकेट का मैच जीतने के इम्कानात ज्यादा है। अभी इसी को आप सीधा आप कहां पर लेकर आ जाइए? एग्जाम में लेकर आ जाइए। आप अभी जनवरी की 29 तारीख पर आ चुके हैं, 1 माह बाकी है, 28 दिन और 2-3 दिन और सर ने बताया 31-32 डेज है। अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, आपने ये सोचा कि जो हो गया वो बहुत बुरा हुआ, मैं काश ऐसा कर लिया होता, काश मैंने चैप्टर नंबर 1 की तैयारी कर ली होती, काश मैंने ये कर लिया होता, पुराने दिनों को कोसेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बल्कि जब जागे तब सवेरा का हिसाब है। और गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम सिस्टम, ये समझिए बहुत ही मामूली चीज है। ये कोई बहुत बड़ा 10वीं पास करने के बाद जब आप पास हो जाएंगे ना, तो अभी जो बच्चे 10वीं पास हो चुके आपके बड़े भाई बहन,
उनसे आप पूछेंगे ना एग्जाम कैसा था, तो बोलेंगे यार कोई बड़ा काम थोड़ी किया मैंने। अगर 80-85% भी लाया तो यानी कोई बहुत बड़ा तीर हमने नहीं मारा। ये 5 साल गुजरने के बाद हमको एहसास होता है कि ये बहुत ही मामूली सा एग्जाम था, लेकिन अभी आपको इसकी अहमियत का अंदाजा करके उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना जरूरी है। ऐसे कई एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप थोड़ा अपना माइंडसेट को क्या बनाइए अभी, पॉजिटिव वाला, कि जो हो गया उसको भूल जाइए। अभी जो 1 महीना बाकी है ना, मेरे हिसाब से, शकील सर के हिसाब से, आरिफ सर के हिसाब से, जो टीचर्स यहां बैठे हुए, हम आपको अभी चाहे तो कागज पर लिख कर देने को तैयार हैं। अगर कोई तालिबे इल्म जो अब तक संजीदा नहीं था, नहीं पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं किया है, और 1 महीना आज से यानी कि 30 जनवरी से वो संजीदगी के साथ में प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कम से कम पास तो हो जाएगा, इसकी गारंटी। और मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूं। एक, हमको पास तो नहीं होना, खैर बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। सर ने अभी मैथ्स के पासिंग रूल्स बताए। मैथ्स में अगर आपको 100 में से 35 नहीं मिला तो फेल है ना आप, लेकिन फेल करने से पहले, गवर्नमेंट बोर्ड वाला रिजल्ट बनाने से पहले, उस शख्स को रोक देगा जिसने आपका रिजल्ट अभी फेल का बटन दबाने वाला है। उसको बोलेगा नहीं रुक जाओ, अभी इसको 25 मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, 100 में से कितना मिला है, 25 मार्क्स मिला है, तो एक्चुअली तो फेल है। बट वो फेल करने से पहले बोर्ड वाले बोलेंगे कि इसका साइंस का मार्क्स देखो। क्या बोलेगा बोर्ड वाला, इस बच्चे का साइंस का जरा मार्क्स देखो। तो अगर साइंस में आपका 50 मार्क्स है, कितना, 50% मार्क्स है 100 में से, और यहां पर 25 मार्क्स मिला है आपको, मिनिमम 25, 24 रहा तो देखा नहीं जाएगा, लेकिन 25 मार्क्स और उससे ज्यादा है, 25 से 34 के बीच में है, तो फेल के बटन दबाने से पहले साइंस का मार्क्स कैलकुलेट होगा। दोनों मिलाकर अगर 75 प्लस है तो आप पास हो जाएंगे, मैथ्स में और साइंस में दोनों। अब 100 में से 25 लाना नामुमकिन बात क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। 20 मार्क्स से स्कूल से जा रहे हैं आपको, अगर 40 में से 2.5 और 40 में से 2.5 मिलता है तो 5 मिलता है, 40 में से 2.5 तो मिलेगा नहीं। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इस पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पर 2-4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जितने भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि काश मैं पहले पढ़ लिया होता तो पास हो जाता, अभी भी चांस है। और आप बोलेंगे कि सर मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, मेरा प्रॉब्लम है ना मराठी में है, मेरा प्रॉब्लम इंग्लिश में है, तो वैसे ही लैंग्वेज में भी फॉर्मूला है ये कंबाइंड पासिंग का। वो टीचर्स और हम लोग इसलिए नहीं बताते कि आप पहले से ही माशाल्लाह बहुत फिक्र करने वाले बच्चे हैं, तो अगर और ये सब बता देंगे तो और आपके अंदर वो फिक्र बढ़ जाएगी, यानी लापरवाही बढ़ जाएगी। इसके लिए ये चीजें बताई नहीं जाती। तो बहरहाल हम लोग थोड़ा सा इम्तिहान की को साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं आज के इस सेशन में कि इम्तिहान का सामना कैसा करे। बॉयज बेटा यहां देखेंगे आप लोगों के जो दोस्त हैं वो कहीं जाने वाले नहीं, हम लोग चले जाएंगे, अभी हम लोगों से आपको बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तो अपनी दोस्ती वो बाद में भी अपन निभा सकते है ना। तो थोड़ा सा आधा घंटा रह गया, हम लोग साथ में बातचीत कर लेंगे। इम्तिहान का नाम लेकर, या अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला, आपका सेंटर लगने वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाएंगे, आपको पहले पूरी तलाशी ली जाएगी, सारा चीजें साइड में रखकर आपको एग्जाम हॉल में बैठने दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और बहुत ही खतरनाक माहौल होगा। तो कुछ टेंशन आ रहा है? हाँ, हमारी बच्चों के बारे में मशहूर है सर कि हम लोग टेंशन देते हैं, टेंशन लेते नहीं है। हम लोग एज अ काउंसलर, हमारे नंबर सर बोर्ड की वेबसाइट पर है, एसएससी बोर्ड की वेबसाइट्स पर एज अ काउंसलर्स मौजूद है। मजाल है कि कोई मुस्लिम बच्चे का फोन आए कि मेरे को टेंशन है कुछ एग्जाम का। हम लोग सारे नॉन मुस्लिम बच्चे, यवतमाल, पुसद, कहां से हमको मराठी स्कूल के बच्चे या और किसी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सर आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द एग्जाम, क्या फिजिक्स में क्या आएगा, साइंस 1 का फिजिक्स वाले मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दे आर कॉलिंग एंड दे आर आस्किंग देयर क्यूरीज कि कैसे अपने आप को सेटल करें। लेकिन हमारे वहां टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। ये बेफिक्रापन शायद आगे चलकर आपको बहुत बहुत
बड़ी गहरी खाई में ले जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अभी आप जिस एज में है ना, इस एज में आपको आने वाली जिंदगी का शऊर उसी तरह नहीं है जैसे अभी कल मैं अपनी स्कूल में प्री प्राइमरी की क्लास में गया था, उन बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो मेरी बात जो मैं कह रहा था उनसे, उनको समझ में ही नहीं आ रही थी। समझ रहे, मैं जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मैं वहां पे प्रिंसिपल की एसएस से गया था, मेरी मैडम ने बोला था कि सर बच्चों से मुलाकात कीजिए, तो वो मेरी बातों का, मैं उनका फोटो भी मैंने उनका निकाला, तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। समझ रहे आप क्यों? क्योंकि उनको वो सिचुएशन का पता नहीं है, उनको समझ में ये बात नहीं आ रही। सेम मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं, 9वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे भी है ना, इनको इस एज में कुछ बातें समझ में नहीं आती या समझना नहीं चाहते। हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बात में मगन है, जिसको जो बोलना है बोलो अपनी। लेकिन यही बच्चे 4 साल के बाद, मैं आपको लिख कर देना चाहते तो लिख लीजिए आप, 4 साल बाद, यानी आप 16 साल के, 20 साल के बाद, अगर 15 साल के, 19 साल के बाद आप खुद अगर कुछ ट्रैक आपको नहीं मिला है तो आप परेशान रहेंगे और आप इस तरह की किसी बुजुर्ग से, किसी अच्छे टीचर से मुलाकात करेंगे कि सर मैंने अच्छा नहीं कर पाया, मेरा वेस्ट हो गया, ये मार्क्स कम आया, अभी मैं आगे क्या करूं। तो हम लोग ठोकर खाने के बाद जागने से बेहतर है कि हम लोग अभी से थोड़ा शऊर, थोड़ा बेदार हो जाए। और बहुत कुछ हमको तीर नहीं मारना है, हमको कोई टनल में से रेल निकालने के लिए जो पूरा टनल नहीं खोदना है, वो काम गवर्नमेंट कर रही है। और इंशाल्लाह 2023 में आप देखेंगे कि कुलाबा से एक ट्रेन निकलेगी मुंबई के नीचे से और वो बांद्रा में बाहर निकलेगी, और आप और हम बिल्कुल ताज्जुब करेंगे कि हम जिस मुंबई में रह रहे हैं वहां तो पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी सुरंग खोद दी गई है। वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे काम हो रहा है, लेकिन हमको अभी अपनी दोस्ती निभाने का, अपने को तो अभी मोबाइल पे सब देखना है, हमको उसका शऊर नहीं है। परेल और दादर से गाड़ी निकलेगी, ट्रेन निकलेगी, और वहां पर 100 मंजिला इमारत वहां मौजूद है, उसको कोई असर नहीं होगा जब ट्रेन अंदर से जाएगी। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये आगे का पूरा सिस्टम क्या होने वाला है आपको उसका शऊर नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा संजीदा हो जाए, और एग्जाम के नाम से अगर स्ट्रेस नहीं आ रहा है तो स्ट्रेस आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेस, या हम लोग कहेंगे कि इसका इम्तिहान और तनाव का चोली दामन का साथ है। अगर आप 5 लोग दौड़ के मुकाबले में खड़े हैं और 5 एकदम रिलैक्स आ रहे, जो होएगा देखा जाएगा, जो पहला आएगा देख लेंगे, तो वो बच्चा कभी फर्स्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा टेंशन लेता है, जो थोड़ा प्रेशर झेलता है, वही दरअसल क्या करता है, मुकाबले में अव्वल आता है। तो अपने अंदर से ये थोड़ा सा बेफिक्री वाली जो कैफियत है ना, उससे बाहर आ जाओ प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। मैं अपनी स्कूल की बात बताऊं, मेरी स्कूल के उर्दू मीडियम के बच्चे आज तकरीबन 7 बच्चे यूएस के अंदर है हमारे, तकरीबन 4 बच्चे हमारे यूके के अंदर है, जिसमें से कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे वहां पर जॉब कर रहे हैं। 1-2 बच्चे हमारे जर्मनी के अंदर है, उसी तरह से कई बच्चे सऊदी और दुबई के अंदर है। आज का इनकलाब देखिए, आपको 6 लोगों का इंटरव्यू मिलेगा, वो 6 के 6 बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। उसमें एक तहसीन नाम की एक बच्ची है, उसमें एक इमरान कुंपारिया नाम का एक लड़का है, उसका इंटरव्यू आया है। वो अल इत्तेहाद स्कूल, उर्दू स्कूल का बच्चा है, वो आज साउथ अफ्रीका के एक बड़े कॉन्टिनेंट का वो हेड है, एक बड़ी कंपनी का। वो इंग्लिश में, अभी सर ने बताया ना, पासिंग मार्क्स के लिए भी तरस जाता था। उसका पूरा इंटरव्यू हम लोगों ने लिया है, हमने बात किया है, लेकिन आज कहां पर है वो, कंट्री का हेड। समझ रहे हैं आप? तो आपको शायद पता नहीं आप कहां जाने वाले। अभी आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त ही अभी सब कुछ है, इसी के साथ मेरी जिंदगी गुजरने वाले, नहीं। ये 2-3 महीना, 4 महीना, अभी जब आपका कॉलेज में एडमिशन इधर उधर होगा, आप भूल जाएंगे कौन सी सहेली, कौन सा दोस्त। थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये फ्रेंड्स जो है ना वो बदलते। तो फ्रेंड्स के चक्कर में प्लीज, मैं आपकी दोस्ती में दरार नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप उनसे इतना असर न ले कि आप उसकी वजह से आप पीछे हो जाए और वो आगे निकल जाए। बहरहाल हम लोग इस बात पर गौर करें कि क्या वाकई हम लोगों को एग्जाम की जरूरत है। कितने लोग ये मानते हैं कि स्कूल में इम्तिहान होना चाहिए। मतलब एक तरीका ये कि
शकील सर ने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा दिया, पूरी किताब पढ़ा दी, आपको समझ में आ गया, सर ने पूछ भी लिया ऐसी ओरली, और आपका इवैल्यूएशन हो गया। कितने लोग मानते हैं कि इम्तिहान नहीं होना चाहिए? सब लोग मानते हैं एग्जाम होना चाहिए। आप क्या बोलना चाह रहे बेटा? खड़े रहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों बताइए आप? खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रह के बोलिए बेटा, जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। मतलब आपका दिल नहीं कर रहा है इसलिए। तो इंशाल्लाह जब आप जैसा कोई बंदा वजीर आजम बन जाएगा तो वो इस तरह के फैसले लेगा कि भाई आज मेरा मूड नहीं हो रहा है, एग्जाम कैंसिल। आपके इस इम्तिहान ना देने के पीछे और इम्तिहान देने के पीछे या आज के इस प्रोग्राम में आने के पीछे या नहीं आने के पीछे कोई ना कोई वजह होना चाहिए। ये बात समझ लीजिए बेटा। इस पूरी कायनात को बनाने वाले ने, कुरान में ये कहा गया कि हमने इस जमीन को बेमकसद नहीं बनाया, इस दुनिया को, इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया। तो हर चीज का एक मकसद है। आप कहेंगे कि नहीं आज दिल नहीं कर रहा है, मूड नहीं हो रहा है, तो हमको ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्तिहानात जो बोल रहे थे होना चाहिए, उसमें से कोई बोलेगा क्यों होना चाहिए? हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, बैठ के ही बोलिए, चलेगा। इम्तिहान नहीं होगा, हमारे काबिलियत का पता नहीं चलेगा। वेरी गुड, शाबाश। वापस बोलिए माइक पे। थोड़ा माइक नीचे रखो, हाँ बस वहीं से बोलो। अगर हमारे इम्तिहान नहीं होंगे तो हमें हमारे काबिलियत का पता नहीं चलेगा। वेरी गुड, शाबाश। ये कह रही है कि जैसे अगर कोई बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर ये बोले कि मैं बहुत अच्छा टेनिस खेलता हूं, तो आप और हम उसकी बोली पर, उसकी बात पर हम यकीन नहीं करेंगे जब तक कि प्लेग्राउंड में वो बैडमिंटन लेकर बाकायदा अपनी सलाहियत का लोहा ना बनवा दे, जब तक हम उसकी बात पे मोहर नहीं लगाते। तो आपने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ समझ लिया है, यह उसी वक्त मालूम पड़ेगा जब आपका एग्जाम होगा। और यह बात समझिए कि एग्जाम अभी जो आप पेपर पेन लेकर अभी 3 मार्च को या 2 मार्च को आप अपना एग्जाम देंगे, यही एग्जाम नहीं है। ध्यान दीजिए यहां पर बेटा, जिसका मूड नहीं हो रहा था एग्जाम देने का, उसके लिए खास तौर पे कुछ स्लाइड्स है। यहां पर देखिए, इम्तिहानात जो है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इम्तिहानात बहुत, क्या लिखा है, बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। याद कीजिए, फर्स्ट टाइम आपके घर में अगर कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसने कुछ कलमा सीख लिया, कुछ पोएम सीख ली, कुछ नज़में सीख ली, और खाला जाने की एंट्री हुई, तो अम्मी क्या बोलती है? कलमा सुनाओ, पोएम सुनाओ। वो बच्चा क्या कर रहा है असल में? असल में क्या कर रहा है? वो एक तरह से इम्तिहान दे रहा है, बराबर है। उसी तरह से आपको याद होगा कि आप जो है ना, वो जब इस पर गौर करेंगे कि इम्तिहानात अगर गायब कर दिए जाए ना हमारे सिस्टम से, तो क्या होगा। अभी आपको पता है हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा एग्जाम है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। कितने लोग जानते हैं? जिसके जरिए आईएएस बनते, यूपीएससी। बॉयज को पता है? अभी इस साल एक लड़का जो कुरान हाफिज था, डॉक्टर था, एमबीबीएस एमडी था, उसने आईएएस का एग्जाम टॉप किया। उसका 46 रैंक, हैदराबाद का लड़का है, तहज्जुद गुजार लड़का, और माशाल्लाह आज जो है वो आईएएस अफसर बनकर वो आज खिदमत कर रहा है मुल्क की। वो लड़का है, लड़की नहीं है। क्या है वो? लड़का है। और ऐसे कई बॉयज आज भी अलग अलग मुकाबलों में आगे बढ़कर आगे मकाम हासिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गर्ल्स ही आगे बढ़ रही हैं, गर्ल्स भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, बॉयज भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौका अगर आपने छोड़ दिया तो आपको कोई हाथ से लेगा नहीं। अपॉर्चुनिटीज कब आ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा आपको, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो याद रखिए, उस आईएएस एग्जाम में 5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ 500 लोगों का इंतखाब होता है बस। हर अलग अलग लेवल पर, प्रिलिमिनरी लेवल पर, मेंस लेवल पर और फाइनल इंटरव्यू लेवल पर, कभी भी आप फेल होंगे वापस से आपको प्रीलिम देकर आना है। तो 5 लाख बच्चे एंट्री लाइन के लिए खड़े हैं और सीट कितनी है? 500।
तो किसी का नाम, किसी का चेहरा, किसी का जो रिश्तेदारी देखकर आपको आईएएस ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। तो इम्तिहान जो है वो समाज की जरूरत है। उसी तरह से याद रखिए, इम्तिहान जो है ना, जब जब आपने एग्जाम दिया है, मुझे बताइए आप पीछे गए हैं कि आगे बढ़े? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा मालूम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा आजमाइशें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी आजमाइशें, अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है ना, उससे आजमाइश में उसको डालता है और वो आजमाइश में पुख्ता उतरता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम, हमारे लूत अलैहिस्सलाम, सारे नबियों का वाकयात आप सुनेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा कंफर्ट जोन में नहीं था कि भाई दोस्त के साथ में जिंदगी उसकी गुजर रही थी। हम लोग क्या चाहते हैं कि अब तक स्कूल में मौज मस्ती किए, मजा किए, 10वीं तक तो आ गए ना, 10वीं में भी निकल जाएगी। निकल तो आप जाएंगे, लेकिन आप कितने काबिल होंगे वो आपको समझने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आजमाइश, आपने जब भी सेकंड का एग्जाम दिया, थर्ड में गए, बेटा वो लड़की इधर इधर, एग्जाम देने का मूड जिसका नहीं है सुने गौर से। जब आप एग्जाम देंगे तो क्या होंगे? आप 10 का एग्जाम पास करेंगे तभी आप कहां जाएंगे? 11th में। आपकी इत्तला के लिए बता दूं, हर साल अभी जैसा मौलाना ने कहा कि 37 लाख बच्चों ने मोदी जी का वो परीक्षा पर चर्चा वाला प्रोग्राम देखा। तकरीबन 50 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे हिंदुस्तान में आपकी एज के वो 10वीं का एग्जाम देते हैं। तो आप कोई अनोखा काम करने नहीं जा रहे कि आपको डर लगे या आपको तकलीफ हो, आपको परेशानी हो। ये एग्जाम कई बच्चे देंगे, लेकिन आप कैसे तैयारी करके जा रहे हैं उस पर सब कुछ निर्भर है। उसी तरह से देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, क्या एग्जाम सिर्फ स्कूल में ही होते हैं? देखिए यहां पर मैं लड़कियों से पूछना चाह रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम आपने चाय बनाई थी, पहली मर्तबा एक ऑमलेट बनाया था, चाय बनाई थी, कुछ भी बनाया था, आप चाय बनाने के बाद अपनी अब्बू को वो चाय की प्याली दिया और आप पीछे खड़े होकर देख रहे थे अब्बू का चेहरा, कि अब्बू या अम्मी या जिसको भी आपने पहली बार चखाया है वो, तो उनका रिएक्शन क्या है? यानी आपने एक्चुअली चाय बनाते वक्त एक छोटा सा क्या दिया? बेटा कुश्ती का इम्तिहान होगा बाद में, हम लोग ग्लव्स वगैरह के साथ में देंगे, अपन अभी नहीं, यहां पर अभी बातचीत करने का मौका है। तो उसी तरह से जैसे आपने चाय बनाने का इम्तिहान दिया है, वैसे ही आपको नहीं लगता अगर किसी के घर में 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने के, 2 साल की कोई बच्ची या बच्चा है और अचानक रात में अम्मी को मालूम पड़ा कि वो रो रही है, 3 बजे वो उठी अम्मी और देखा उस बच्चे का सर एकदम तप रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त अम्मी का इम्तिहान नहीं आ गया, अभी अब्बू का इम्तिहान नहीं आ गया कि इस बच्ची को कैसे उसकी तीमारदारी करके इसको फौरन जो है इसका इलाज किया जाए। उसी तरह से आप देखिए बिजनेस में अचानक से, अभी आपको मालूम है 4 दिन से चल रहा है गौतम अडानी का शेयर मार्केट में जो पूरा फॉल डाउन हुआ है, इतना जबरदस्त हुआ है कि कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया उसकी कंपनी को, उसके शेयर होल्डर्स को। तो जिन्होंने वो शेयर्स लिया था अडानी के, वो सबके सब आप भी परेशान है 3 दिन से कि हमारा कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा, हमने तो इतने सारे पैसे उसमें लगा दिए, अचानक नुकसान हो गया। तो ये भी एक एग्जाम है ना उस बिजनेसमैन का। उसी तरह से पढ़ाई छोड़कर एक लड़के ने सोचा कि मैं छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई, अभी गैरेज पे काम करता हूं, उसने बाइक पूरा बनाना सीख लिया। अब 4 महीने के बाद उसका बॉस बोल रहा है क्या कि बेटा देखिए बाइक आई है, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, आप इसको ओपन कीजिए, इसको देखिए। उस लड़के का एग्जाम नहीं है वो, जिसने अभी गैरेज में 4 महीना सीखा है, उसका एग्जाम है या नहीं है? उसी तरह से आपने देखा होगा अभी हमारी स्कूल में सेंटर 400 का लगता है, पहले 350 का लगता था, अभी बोर्ड से मुझे फोन आया कि सर 50 बच्चे हमने बढ़ा दिए। फिर वापस से एक स्कूल से एक पूरा लेटर आया कि 27 बच्चे अलग से और आएंगे। अब मेरे लिए वो इम्तिहान है कि मैं इन 450 बच्चों को अपनी स्कूल में कैसे एकोमोडेट करूंगा, कैसे उनका बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम लूंगा। अगर कुछ भी इम्तिहान में ऊंच नीच होता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? एचएम्स की होती है, प्रिंसिपल्स की होती है, टीचर्स की होती है। तो हम लोगों का उस वक्त ज्यादा इम्तिहान होता है आपसे ज्यादा, कि हम लोग केयरफुली आपको हैंडल करें सारी चीजें। उसी तरह से आप देखिए अभी जो स्पोर्ट्स का मैच चल रहा है, अभी कल के मैच के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम में, परसों की टीम में 2-3 बड़े खिलाड़ी नहीं थे, सारे नए लोगों को उतारा गया था मैदान में। अब जो लोग नए खिलाड़ी आए थे, आपको नहीं लगता उनका इम्तिहान है? अगर वो अभी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आने वाले दिनों में उनको मौका मिलेगा, अदरवाइज मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के पास बेंच पर बैठे हुए ऐसे खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी मौजूद है कि वो कभी भी किसी को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। उसी तरह से इलेक्शन के दिनों में
सियासतदानों का नहीं होता है? उनकी किस्मत आजमाई नहीं होती, उनका भी तो इम्तिहान होता है। तो आप ऐसे में कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वक्त कम है तो हम लोग अपने एग्जाम पर आ जाते हैं। कौन सा एग्जाम? तो आप लोग इम्तिहान अगर देंगे तो कोई नया काम करने जा रहे हैं क्या? आप सोचिए, एक साल में 2 इम्तिहान दिया अगर, तो पहली से 9वीं तक अगर 2 साल इम्तिहान नहीं भी पकड़े हमने, तो 8वीं तक के आपने 16 मरतबा तो इम्तिहान दिया है। अभी आप 17वीं बार वो काम कर रहे हैं। अगर मैं साइकिल कभी चलाया नहीं, मैं मोटर गाड़ी कभी चलाया नहीं, और अचानक मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होएगा। लेकिन मैं 16 बार वो काम कर चुका हूं, तो 17वीं बार करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। भले से थोड़ा बहुत एनवायरमेंट चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत का आपका सेंटर कहीं और लगेगा, लेकिन लिखने का सिस्टम, टाइम टेबल, वो सब तो वही है ना, कोई अलग चीज आने वाली नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। बॉयज में मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लड़कों से, ये 3 किस्म के बच्चों में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जरा ध्यान दीजिए आप। पहली कैटेगरी जो शुरुआत से संजीदा थे, टॉपर्स थे, अच्छा मार्क्स कर रहे, पढ़ाई कर रहे। दूसरी कैटेगरी मन मौजी वाले, जैसा वो बच्ची ने कहा, मूड होता तो पढ़ते, मूड होता तो एग्जाम देते, मूड होता तो हम लोग। और तीसरे कैसे हैं कि जिनको कुछ पढ़ी नहीं है, एग्जाम हो या नहीं हो, आरिफ सर फोन करेंगे कि बेटा तेरा एग्जाम है ओरल का, बोर्ड का, कहाँ है तू, उसको बुलाना पड़ता है, यानी हमको फोन करना पड़ता है। ऐसे भी कुछ बच्चे, उनको पता ही नहीं कि उनका फॉर्म भरा गया है बोर्ड का, एग्जाम का, उनको कहीं सेंटर अलग देना है। तो आप कौन सी कैटेगरी के, जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से आज इस प्रोग्राम में आए, इस सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई के प्रोग्राम में अगर आप आए हैं, तो या तो आप पहली कैटेगरी में या दूसरी कैटेगरी में, तीसरी में तो नहीं है। इतनी तो हमको गारंटी कि आप अपने बारे में फिक्रमंद है, आप चाहते हैं अच्छा करना, राइट। तो अगर आप संजीदा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर आगे का पूरा सिस्टम समझने में और एग्जाम की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। अगर मन मौजी है तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आज जोहर की नमाज के बाद कि अल्लाह ताला मेरा दिल लगा दे इस काम में, क्योंकि अभी मेरे लिए सबसे अहम और बड़ा काम क्या है। अगर दिल नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा बताइए। बहुत सारे बच्चे हमको कॉल करते हैं कि सर मैं पढ़ने बैठता हूं, लेकिन फिर मूड नहीं होता है, मोबाइल आ जाता है या कुछ और चीजें आ जाती है। तो हम लोग उनसे बहुत सारी दूसरी चीजें कहकर ये भी कहते हैं, ये हमारी मिस हमसे, जो हमारी प्रिंसिपल मैडम थी जुलेखा नख्तारे मैडम, हमसे कहती थी कि आप लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, उन बच्चों के लिए कभी मुसल्ले पे दुआ भी किया करो कि अल्लाह ताला उनके दिल फेर दे, उनका जो दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ाई में, उनका शौक नहीं है पढ़ाई में, उनके लिए दुआएं मांगो आप। उसी तरह आप भी अपने लिए दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मेरा दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मेरा खेल कूद में दिल लग रहा है, मेरा वो अभी कुश्ती लड़ रहा था उसके अंदर दिल लग रहा है, मेरा मोबाइल में दिल लग रहा है, तो अच्छे कामों की तरफ मेरे दिल को मोड़ दे। और अगर आप अपने आप को उस तरह से तैयार करेंगे, अपना मेंटल जो सेटअप है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मैंने बताया ना, ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं। एक बच्चे को मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बच्चा प्राइवेट एसएससी में, उसको हम लोगों ने पढ़ाया है, उसको फॉर्म भरा, सब कुछ किया, आज से मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले। वो बच्चा 4th पास था, पहले 4th पास वाला एग्जाम दे सकता था, 10वीं का भी 5वीं पास होना चाहिए कम से कम। उसने प्राइवेटली फॉर्म भरा। उसको जब पहली मर्तबा हमने एक सवाल मैथ्स का पढ़ा 10th का, तो उसमें जाविये का जिक्र आया था। वो बोला सर ये जाविया क्या है, मुझे को नहीं मालूम, आई डोंट नो अबाउट द एंगल्स। समझ रहे हैं आप? कब 10वीं में जिस साल था वो, उसको जाविया नहीं मालूम। तो जाविया कायमा और जाविया बाकी के जो जोड़ी वाले जाविये वो सब कहां से मालूम होंगे। लेकिन वो बच्चे ने मेहनत किया, पढ़ाई किया, कितना परसेंटेज लाया मालूम है आपको? 57% से पास हुआ था 10वीं। तो जिसको जाविया नहीं मालूम, वो जब 10वीं का यानी 4th पास वाला बच्चा जब पास हो सकता है, 50-60% ला सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पास हो सकते? आप तो 10 साल से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपना मूड बनाइए पढ़ाई का। और लास्ट में अभी मैं कुछ पॉइंट्स बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। आप देखिए, किसी भी इम्तिहान में, किसी भी क्या बोलेंगे प्रोग्राम में या किसी भी इवेंट में कोई मिरेकल नहीं होता ऐसा कि अचानक कुछ हो जाए। आपने और मैं अभी 46 इयर्स क्रॉस हो गया मेरा, मैंने लॉटरी बिकते हुए तो बहुत लोगों को देखा है, मतलब लॉटरी खरीद रहे, लेकिन किसी आदमी ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि मेरी लॉटरी लग गई। समझे आप? फिल्मों में बताता है, ड्रामे में बताता है वो सब कि किसी की लॉटरी लग गई और वो कहां से कहां चला गया। और लॉटरी और जुआ ये सब तो हराम चीजें हैं।
और ये सब किस्मत पे आप जो है वो छोड़कर और अपने अमल से आप दूर है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करने का, और बहुत ज्यादा एकदम कि अब मैं इंशाअल्लाह बस आज का प्रोग्राम देख लिया हूं, अब देखना मेरा 90 आएगा, जबकि अभी 45 लेकर आए प्रीलिम में। तो प्रीलिम में 45 आया है और अभी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 90 लाना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन तो नहीं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, है ना। तो आप लोग मिरेकल हो जाएगा ऐसा मत सोचिए, बल्कि आप 10 जो हम लोग टिप्स दे रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। पहली टिप क्या है कि आपके पास अभी कम से कम अब तो टाइम टेबल के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। अब तक मूड से पढ़ाई कर रहे थे, जब भी मूड हुआ तो साइंस 1 निकाल लिया, जब भी अच्छा लगा तो मराठी निकाल लिया, जब अच्छा लगा तो मैथ्स निकाल लिया, वैसा मत करो प्लीज। अभी आप क्या करो, एक छोटा मोटा टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप सुबह उठने से लेकर रात में बिस्तर पर जाते वक्त, सोते वक्त, आइंदा 31 दिन आपके कैसे गुजरने वाले हैं उसका पूरा शेड्यूल होगा। और 2 इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहां पर, क्या लिखा है वहां पे, थिंक बिग बट स्टार्ट विथ स्मॉल। 4 घंटा पढ़ूंगा, आज से 6 घंटा पढ़ूंगा, आज से 10 घंटा पढ़ूंगा। 1 घंटा अभी पढ़ रहे थे ना, उसको 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा पढ़ रहे थे, उसको 2 घंटा करो। बड़ा सोचने का है कि अच्छा परसेंटेज लाएंगे, लेकिन अमल थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करें। उसी तरह से क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन टाइम। ये मालूम है आपको पीक कंसंट्रेशन टाइम क्या होता है? अभी कुछ बच्चे अभी भी जो सुबह से बैठे थे इस प्रोग्राम में, अभी भी उनका कंसंट्रेशन प्रोग्राम में है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में मचल जा रहे क्योंकि उनका कंसंट्रेशन अभी के वक्त का वो सही नहीं है। तो आप अपने बारे में सोचिए कि मैं जब पढ़ाई करता हूं ना या करती हूं तो कौन से टाइम में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती हूं, ग्रास्प करती हूं। किसी का सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है, किसी का दोपहर का होता है, किसी का शाम का होता है, किसी का रात का होता है। और इस मोबाइल ने क्या कर दिया है, हमारे इस कंसंट्रेशन स्पैन को कम कर दिया है। ये रिसर्च बता रहा है, 2022 का रिसर्च है कि हमारा कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना वो मिनिमम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी क्लिप्स देख रहे हैं, और वो वीडियोस देख रहे हैं जो हम देखना नहीं चाहते, कोई दिखाना चाह रहा है, आप वो देख रहे हैं। देखो टीवी में रिमोट होता था हमारे जमाने में, हम लोग जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं उसमें रिमोट टीवी का हमारे पास होता था। उस वक्त भी गलीज चीजें, गंदी चीजें, बेकार चीजें टीवी पे आती थी, लेकिन रिमोट हमारे हाथ में होता था, हम उसको चैनल बदल देते थे। लेकिन आज जो मोबाइल हमारे हाथ में है ना, वो ना चाहते हुए भी एक क्लिप आपको आएगी किसी और चीज की, दूसरी क्लिप आएगी 15 सेकंड के बाद किसी और चीज की, तीसरी चीज आएगी किसी और चीज की, और उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं। कई बार हमने देखा घर में बैठे बैठे बड़े लोग कुछ ऐसी तस्वीरें देख लेते हैं मोबाइल पर जो उनको नहीं देखना चाहिए मजमे के सामने बैठकर। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल अब नहीं है उस पर। जो दिखाना चाह रहा है ना वो आपको चना डाल रहा है, आपको थोड़ा सा दाना डाल रहा है, जिसको बोलेंगे आप उसमें ट्रैप में आ जा रहे। कुछ चीजें देखने पर आप मजबूर किए जा रहे हैं। तो प्लीज आप अपने कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाइए। कितने बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, ईमानदारी से बताइए? पढ़ाई के लिए कितने लोग यूज करते हैं? रात में सोने से पहले रात में बाजू में कितने लोग मोबाइल रखते हैं अपने? हाँ, तो एक आपसे आज रिक्वेस्ट करूं मैं, इस बड़े प्रोग्राम का मौलाना इनामुल्लाह साहब का और मौलाना हमारे आलम नदवी सर की तरफ से हम सब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज से कोशिश कीजिए कि रात को सोते वक्त अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके किसी ऐसी जगह रखिए जहां पर आप दूर रहे उस मोबाइल से रात में सोते वक्त। और मोबाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल स्विच ऑफ किया और सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पे ऐसे ही हो रहा है या नहीं, आप मोबाइल देखते देखते सो जा रहे, ये नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट बता रहे, रिसर्चर्स बता रहे, आप मोबाइल बंद कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट कुछ दूसरे काम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपनी अम्मी से बात कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, कुछ और काम कीजिए और फिर सोइए आप। ये जो है ना डायरेक्ट रिलेशन के मोबाइल और फिर सो गया, इसको थोड़ा हटाने की कोशिश कीजिए आप। और उसी तरह से दूसरी चीज क्या है कि कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। हमारे बच्चे सो तो रहे लेकिन क्लास में, यहाँ पे प्रोग्राम में या कहीं ट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि घर में सोने के टाइम में मोबाइल रहता है हाथ में। तो हमारी नींद बर्बाद हो चुकी है और हमको सजदे सहव करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा अब, क्योंकि सारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। हमारी नमाज कौन सी चल रही, कौन सी रकात चल रही, हम लोग भूल जा रहे हैं क्योंकि सारा दिमाग मोबाइल में लगा हुआ है।
तो थोड़ा सा सोने का जो टाइम है आपका, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया सोने की अहमियत पर कि रात को हमने पर्दा पोश बनाया, नींद को सुकून का जरिया बनाया। सूरह नबा के अंदर, कुरान की 30वें पारे की जो पहली सूरह है, उसके अंदर पूरा जिक्र किया इस बात को। और हम लोग सोने को तैयार नहीं। हाँ, सोने को कब तैयार है? सुबह में 12 बजे तक। आज कई बच्चे इस प्रोग्राम में क्यों नहीं आए? क्योंकि वो 11 बजे तो उठे थे, तो 11 बजे का तो प्रोग्राम तो कैसे आएंगे। और मैं कई बच्चों से मिल चुका हूं, बैंड्रा अंजुमन गर्ल्स की बच्चे, उसको मैं जानता हूं, मेरी स्कूल और करीब की कुछ मराठी मीडियम स्कूल के बच्चों को, जो टॉपर्स बच्चे, उनको मैंने अभी मुलाकात की। उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर हम लोग दिसंबर के महीने से 4 बजे उठ रहे हैं, सुबह 4 बजे से, और तैयारी कर रहे हैं। हमारा सेकंड नहीं 3rd टाइम रिवीजन चालू है हमारा। तो वो बच्चे तो मार्क्स अच्छा लाएंगे ही, बात समझ रहे हैं आप। तो ये जो सोने का टाइम है, इसको थोड़ा आप कैलकुलेट कीजिए। अपने आप को बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, पैनिक वाली बात तो हमारे वहां है ही नहीं। आप लोग थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए, या कम ले रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा लीजिए। प्रॉपर थोड़ा सा डाइट, आप जो है ना, अभी पानी पूरी खाने का दिल कर रहा है, कबाब पाव खाने का दिल कर रहा है, हर 5 बज गया तो फिर जाके ये संसार होटल के बाजू में कुछ खाकर आ जाएंगे, सैंडविच खाकर आ जाएंगे। फास्ट फूड की हमको आदत है, पिज्जा खाने की आदत है। नहीं अम्मी आज रात में सैटरडे है, आज तो जाएंगे अपन, कौन सी होटल, नाज होटल। ये सब को थोड़ा अवॉइड कीजिए। कई बच्चों को हम लोग जानते हैं जो लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब हो गई, 90% ला रहा था अभी तक, लेकिन ये बाहर के फूड, जंक फूड खाने की आदत थी, बीमार पड़ गया। जब हॉल टिकट आया तो बीमार था, 7 दिन जे हॉस्पिटल में एडमिट था। हमारी स्कूल का एक बच्चा 3 साल पहले, उसका प्रैक्टिकल हमने एकदम आखिरी दिन लिया, क्योंकि वो छूट कर आया था घर में, उससे परमिशन लेके, बोर्ड से पूरा परमिशन लेके उसका एग्जाम हम लोगों ने दिलवाया, वरना उसको आउट ऑफ टर्न एग्जाम के बाद में लेना पड़ता। तो ऐसा मत कीजिए कि आप खाने पीने की चीजों में ही लग जाए आप, और ये जंक फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए खासतौर पे, क्योंकि ये खा के पढ़ेंगे तो क्या होगा? नींद आती है, यस, नींद आती। तो ये सब खाने में आप शामिल मत कीजिए। भाजी तरकारी और गोश्त और दूसरी चीजें जो है वो हेल्दी फूड आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। जैसे आपका 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है ज्योमेट्री का, उसमें से आपको 5 आता है अच्छे से, 3 आता है अच्छे से, तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए कि आज ज्योमेट्री का सॉल्व की मैंने पेपर और माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, 50% से ज्यादा मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, तो एक चॉकलेट खा लीजिए। या एक और अपनी अम्मी को बोलिए कि अम्मी मेरे को शाबाशी दो आप। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप जब अपने आप को एप्रिशिएट करेंगे ना, तो आप आगे बढ़े। मिस ने बताया ना वो फ्रॉक की बात, हमारे वहां क्या है, ज्यादा आप पढ़ने लगेंगे ना अभी, तो आपके फ्रेंड ही बोलेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा पढ़ रही है, इसको कैसा डिस्ट्रैक्ट करे। 3 इडियट देखा है ना, उसमें जो पहला नंबर आता है वो क्या नाम था उसका? नहीं रणछोड़ से, और दूसरा एक कैरेक्टर है ना उसमें, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को कुछ चीजें में लगाता था, बराबर। तो आपको आगे बढ़ने से अगर कोई रोक सकता है तो कौन? आप खुद। अगर आप चाहेंगे तो आप रुक जाएंगे, वरना दूसरे लोग तो आपके पीछे पड़े रहेंगे। उसी तरह से रेडी रहिए आप ये सारी चीजों से। शकील सर ने जैसा बताया, एग्जाम हॉल में भी, अभी आपको मालूम नहीं, हम लोग उर्दू स्कूल में पढ़ाते हैं, आप भी उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चों को हम लोग रहमदिली से, चलो स्केल उसने उसकी लिया, इरेजर उसने उसका लिया, पेंसिल उसका लिया, एग्जाम में हम लोग छोड़ देते। लेकिन बहुत सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अलाउड नहीं होता है कि आप एग्जाम हॉल में इसकी स्केल उसको दे रहे हैं, आप पेंसिल उसको दे रहे हैं। ये सब रवैया आप इख्तियार मत कीजिए, रिस्क मत लीजिए। एक किस्सा और बताता हूं, हमारी स्कूल का एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, कौन से मालूम है? उर्दू में। और बाद में मैंने इससे जब पूछा बेटा क्या हुआ था, तो बोला सर मैंने पहले दिन ही टीचर से बदजुबानी कर दी थी और आधे घंटे में टीचर ने मेरे को भगा दिया था, उसकी वजह से मैं पेपर नहीं लिख पाया और फेल हो गया उर्दू में। बाकी सब में अच्छा परसेंटेज, ऐसी 67, उसका भी 68% आया था, लेकिन उर्दू में उस फेल हो गया था क्योंकि लिखने ही नहीं दिया गया। और वही आदत अपनी, क्या बोलते हैं अपन मुंबई की भाषा में, शान पत्ती, जबरदस्ती का। अब वो मैडम ने उसको कुछ बोला होगा कि बेटा ऐसा मत कर, अब बेटा तो नहीं बोलेगी वो, हम लोग बेटा बोल रहे हैं आपको, तो उसने कुछ स्ट्रिक्ट लहजा इस्तेमाल किया, तो ये भाई अभी 14 साल का और 40 साल की लेडी से भिड़ गया वो, तो 1 साल बर्बाद हो गया ना। तो अपने को थोड़ा सा, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है एग्जाम के, बोर्ड के, उसको थोड़ा सा सब चीजें जहन में रखना है आपको। और पेन ऐसी कोई इस्तेमाल ना करे जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए। बहुत सारे बच्चे नहीं, अब्बू ने भेजा है, अम्मी ने भेजा है, दोस्त ने दिया है, इस पेन को मुबारक कापड़ी साहब ने कई मरतबा तकरीर में पेन का जिक्र किया। वो पेन आपने रखा है कबर्ड में और निकाल रहे 3 मार्च को,
लेकिन वो पेन चल रही कि नहीं चल रही उसी दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन लिखेंगे आप। तो ऐसी प्रैक्टिस मत कीजिए, आप नॉर्मल पेन इस्तेमाल कीजिए। और पढ़ाई करते वक्त भी देखिए किस तरह के एनवायरनमेंट है। अगर आप खिड़की के बाहर एकदम अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नीचे देख रहे बच्चे मैदान में मतलब खेल रहे हैं और आप वहीं पे पढ़ भी रहे, तो कहाँ से दिल लगेगा पढ़ाई का? आपका भी दिल करेगा नीचे जाके खेलो। तो थोड़ा आप आधा एक घंटा, कई बच्चों को हमने देखा अभी माशाल्लाह मस्जिद में जाके पढ़ रहे हैं। कुछ मसाजिद के अंदर ये अलाउ किया गया है कि वो लोग बच्चों को बैठने की इजाज़त दे रहे, पढ़ने की इजाज़त दे रहे, तो वो लोग बच्चे मस्जिद के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, तो एक साहब वहाँ पर बैठकर उनकी देखरेख भी कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं। आप वर्ली में जाएंगे ना, हमारे इनकलाब के अंदर ही कई मरतबा स्टोरी की जा चुकी है। वहाँ पर एक गली का नाम है अभ्यास गली। क्या नाम है उसका? हमारे वहाँ कौन सी गली मिलती? खाऊ गली। वहाँ पे सीख पराठा अच्छा मिलता है। हर हमारे मुस्लिम इलाके के अंदर है, लेकिन हमारे नॉन मुस्लिम इलाके के अंदर, मैं जहाँ रहता हूँ मदनपुरा, उसके बाजू में आगरीपाड़ा है। हम लोग 11 बजे एक बार वहाँ से बॉम्बे सेंटर से उस तरफ से आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं, सारी बाइक सारी सब बिल्कुल अच्छे से लगी हुई और कोई बच्चा वहाँ पर नहीं। और जैसे मदनपुरा की तरफ आए पूरा हल्ला गुल्ला, कोई शरबत पी रहा है, कोई फालूदा पी रहा है, कोई कबाब खा रहा है, कोई सीख खा रहा है, एनवायरनमेंट ही नहीं। तो आपको अपने आप को इस एनवायरनमेंट पे लेकर आना पड़ेगा पढ़ने की। और मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहिए, आप नमाज़ें पढ़िए, नमाज से टाइम टेबल बनाइए। मैं तनवीर सर से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ चीज़ें अगर रह गई तो बताएं, या आप अभी आपके दिमाग में अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग याद करने बैठते हैं लेकिन दिल नहीं लग रहा है, भूल जा रहे हैं, या कुछ और ऐसा मतलब दिल नहीं कर रहा है पढ़ने का, या मराठी याद नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा। साइंस एक एक करके बेटा, एक एक। बॉयज तो अच्छा खासा हो गया, उनका कोटा पूरा हो गया है। ठीक है कोई बात नहीं, जो जाना चाहता है जाने दे। हाँ बेटा बोलिए। सर हिस्ट्री की थ्योरी नहीं याद होती है। हिस्ट्री की थ्योरी नहीं याद होती है? हाँ। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री के अंदर एक लफ्ज है स्टोरी, है ना? HI को अलग कर दे तो क्या लगता है? वो स्टोरी, वो वाकयात है। अब स्टोरी के अंदर हमारे एक टीचर थे जिनको मतलब ऐसा प्रिंसिपल मैंने देखा है, मेरी खैरुल इस्लाम मदनपुरा से पढ़ा हूँ, वहाँ पे हमको हिस्ट्री पढ़ाने वाले शरीफ सर थे। शरीफ सर जो है वो कई साल प्रिंसिपल रहे खैरुल इस्लाम मदनपुरा में। सर जो है हम लोग को हिस्ट्री ऐसे पढ़ाते थे, वो ये कहते थे कि आपको अगर लंबे बड़े जवाब याद कर रहे हैं ना, तो उसमें आप खुद एक कैरेक्टर बन जाओ। समझ रहे आप? जैसे उन्होंने हमसे कहा था कि जलियांवाला बाग का मंजर पूरा याद करना है ना, तो वो जो जनरल डायर है ना, तुम ऐसा समझो कि तुम जनरल डायर हो, और फिर पूरा ऐसा सोचो कि ये सामने जो है मेरी फौज है, या मुझे इनको कत्ल करना है, या जो भी पूरा मामला हुआ है, एक कैरेक्टर उसके अंदर अपना लेकर आ जाओ। या और बहुत सारे दूसरे स्टाइल हो सकते हैं पढ़ने के, याद करने की, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखो। और कोई बात? साइंस से वजूहात नहीं याद होते। साइंटिफिक रीजन छोड़ दो बेटा, साइंस याद नहीं होता है। साइंटिफिक रीजन आप समझिए। आपको एक साइंसी रीजन में बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे। अपना जो हीट चैप्टर है वो, उसके अंदर यह बोला गया है कि सर्द ममालिक में पानी के जो पाइप होते हैं वो सर्दी के मौसम में फट जाते हैं। अब इसमें जो याद करने वाली चीज कुछ भी नहीं है, इसमें कौन सी चीज है? समझने वाली चीज। अगर आपको पानी का खिलाफ मामूल रवैया नहीं मालूम है, या आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर नहीं मालूम है, तो आप लाख याद कर लें, आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये मालूम है कि पानी का खिलाफ मामूल रवैया क्या होता है, एक्चुअल रीजन वही है उसका। वैसे स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, उसकी वजह क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको नहीं मालूम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना, तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। तो साइंस थोड़ा सा समझने की चीज है। जो कंसेप्ट नहीं समझा है उसको समझिए, तो आपको साइंटिफिक रीजन याद हो जाएंगे। ठीक है? और कोई बात? हाँ बोलिए बेटा। बॉयज, एक लड़का खड़ा हुआ, इसके लिए जोरदार ताली बजाए पहले तो। यस बेटा बोलिए। ये मुस्तफ़ा हाशमी की तरह दिख रहा है, IAS ऑफिसर। आप उसको सर्च करके देखना, जो अभी IAS ऑफिसर बना ना, हाफिज कुरान भी है। बोलिए बेटा।
मराठी समझ में नहीं आता है। देखिए, कोई भी अननोन जबान जिसका लिपि आपको दिखाई दे रही है लेकिन मतलब नहीं समझ रहा है, तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्या होगा? तो आप क्या करें, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं कि पूरा का पूरा आप चीजों को समझ सके। आप क्या करें, बड़े बड़े जो जवाबात है या सबक अपने कम है, अपना मराठी कंपोजिट है कि 100 मार्क्स का मराठी है? आपका मराठी 50 मार्क्स वाला है या 100 मार्क्स वाला है? 50 मार्क्स वाला है ना। तो आप क्या करें, अगर आप नवनीत की गाइड देखेंगे या अगर आप कोई मराठी के टीचर से बात करके पहला सबक में उनको समझ लें, उनको बोलिए कि सर पूरा उर्दू में इसको हिंदी में समझा दो कि असल में सबक में है क्या। उसको पहले हर सबक, हर नज्म का जिस्ट क्या है, मेन जो बोलते हैं ना खुलासा सबक का, वो क्या है, उसको पहले आप समझ लें। एक बार सब समझ में आ जाएगा कि हर लेसन में क्या है, फिर उसके बाद क्या करें, आप पहले छोटे छोटे सवाल जवाब याद करें मराठी के, ग्रामर वाले पार्ट को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दें, और कॉम्प्रिहेंशन में ये देखिए बेटा, सुनिए बेटा, YouTube पर भी आप जाएंगे ना, 10 का मराठी आप देखेंगे, अपना कंपोजिट मराठी डालेंगे तो कई टीचर्स ने मराठी के ये पूरा जिस जो है ना बोल रहा हूं मैं, खुलासा, वो आपको मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। और पेपर पैटर्न जो लैंग्वेज का होता है ना, वो 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक ग्रामर का पार्ट होता है, एक राइटिंग स्किल होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं राइटिंग स्किल मेरी अच्छी है, मैं लेटर लिख लूंगा, मैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन वाला, एडवर्टीजमेंट वाला, ये सब मैं पार्ट कर सकता हूं, मैं ग्रामर का पार्ट कर सकता हूं, तो पहले उसको तैयार करो आप। उसके बाद में फिर आप प्रोस पर आओ और पोएम पर आओ, ताकि आप अच्छे से मार्क्स हासिल कर सको। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा हो चुका है। हाँ बेटा बोलिए। और 1-2 बच्चे यहाँ पर आकर, अभी पूरा दिन भर का जो प्रोग्राम हुआ, मेरी ख्वाहिश है कि 1-2 बच्चे यहाँ पर आकर अपने तासुरात भी बयान करें कि इन उलमा इकराम ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम आपके लिए रखा था, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ आप सीख कर गए यहाँ से, अगर आप इजाज़त दे तो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर कोई तालिब इल्म तैयार है इस ताल्लुक से तो आ जाए, आ जाओ बेटे, आ जाओ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसाना खान 10वीं जमात की तालबा हूँ, HP स्कूल से पढ़ती हूँ। आइडियल 50 के लिए यहाँ पर आई थी, बट पता चला कि ऊपर प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम अटेम्प्ट करूँ। मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई कि ये प्रोग्राम में काफ़ी स्ट्रेस ले रही थी SSC बोर्ड के लिए, बट यहाँ पर आके थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सही है। तो फिर मतलब मुझे यहाँ पर आके ये पता चला कि पेपर की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। और कौन आना बेटे? और कोई है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है, मैं 10वीं जमात में हूँ। मैं भी यहाँ पे आइडियल 50 के लिए आई थी। साइंस का लेक्चर था, पर इकबाल सर ने बोले कि ऊपर एक लेक्चर है जहाँ पे आपको बोर्ड की तैयारी बताई जाएगी। तो हमने सोचा कि साइंस तो हम अगले लेक्चर में भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर दोबारा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि पेपर की तैयारी कैसे की जाए, अपने टेंशन को कैसे कम किया जाए, और जो सर ने बताया कि इम्तिहान सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता है, ज़िंदगी का भी होता है। ये सब स्टोरी सुनकर ऐसा लगा कि ज़िंदगी बहुत आसान है, उसको अच्छे और अपने काबिलियत को देखकर आगे बढ़े और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करें। बस मैं इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और सर लोगों ने, उस्ताद लोगों ने जिस तरह हमें पढ़ाया है, सिखाया, जो हमें मेथड बताए हैं, उससे हम इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो सर थे आखिर में जो उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छा मेथड समझा है कि इम्तिहान हर किसी का होता है, हर चीज़ का होता है इम्तिहान। तो मुझे वो मेथड बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हर टीचर को और इज़्ज़त व आबरू से नवाजे। एक शेर अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि देखा ना कोहकन कोई फ़रहाद के बग़ैर, देखा ना कोहकन कोई फ़रहाद के बग़ैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बग़ैर। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तू शाही है, परवाज़ है,
काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मान व मकान और भी हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद जो है तो साल पोशी का एक छोटा सा मुख्तसर प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि इससे पहले हमारे सदर साहब इनामुल्लाह मुफ्ती इनामुल्लाह साहब का एक छोटा सा तकरीरी उन्वान था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसी मुनासिबत से जो है तो उसको कैंसिल करके अब जो है तो साल पोशी का जो है तो रस्म इजरा कर दिया जाए। तो मैं शकील सर को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आएँ, उनके साल पोशी करेंगे मौलाना अकील नदवी साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरमा सैबुन्निसा साहब, उनकी साल पोशी करेंगे सर आरिफ सर। सर आमिर सर आप, हाँ आमिर अंसारी साहब आप स्टेज में, इनके साल पोशी करेंगे आलम नदवी साहब। और चौथे मेहमान हैं हमारे राशिद अजीम साहब। तनवीर सर, इनकी साल पोशी करेंगे मौलाना तैयब साहब। और आमना सामना के एडिटर शाहीन पटेल साहब आ जाइए। उन ताजुद्दीन सर मुफ्ती साहब करेंगे आपका। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है, उससे पहले एक बात मैं सिर्फ आपके सामने अर्ज़ करूंगा। लास्ट में आरिफ सर रस्म शुक्रिया अदा करेंगे, उससे पहले एक बात मैं अपने बच्चों से अर्ज़ करूंगा, बल्कि सवाल करूंगा कि ये आप बताइए कि आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? सबसे ज़्यादा कौन करता है? अम्मी अब्बू करते हैं। सबसे ज़्यादा खुद आप करते हैं। अपनी ज़ात से मोहब्बत सबसे ज़्यादा आप खुद करते हैं ना? उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन करता है? अम्मी अब्बू करते हैं। और सबसे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत कौन करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। तो तीन शख्सियतें ऐसी हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। आप खुद अपने आप से मोहब्बत करते हैं, आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो कुछ पूछना ही नहीं, सबसे ज़्यादा अपने बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। और जो लोग मोहब्बत आपसे करते हैं उनकी कुछ उम्मीदें आपसे होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे होते हैं। वो ये कि आप अच्छे से अच्छी राह पर चलें, कामयाब हों, तरक्की करें। उनको खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए और अपने रब को खुश करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और आपकी ज़िंदगी समझिए पहला स्टेप है। आप अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे, 12th का एग्ज़ाम देंगे, अच्छा मार्क्स हासिल करेंगे तो आपके कॉलेज के रास्ते खुल जाएंगे, आपके लिए वहाँ आसानियाँ पैदा होंगी, और इस तरह से आप अपना कैरियर बना लेंगे, संवार देंगे, और फिर पूरी ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। बस ये इस वक्त मुझे जो ख़ास बात अर्ज करनी है कि आप 10th करने के बाद, 12th करने के बाद जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में जाने के बाद अपने वालिदैन की उम्मीदें और उनके एक्सपेक्टेशन का आपको ख्याल रखना है। कोई भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जो आपके वालिदैन के लिए तकलीफ़ का बाइस बने, आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बने, और आपका मालिक, आपका रब आपसे नाराज़ हो। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। आपको डेवलप करना है, खुद अपने आप को संवारना है, अपने माँ बाप को की उम्मीदों पर खरा उतरना है, और अपना रब जो हर वक्त हर लम्हा हर आन हमको देख रहा है, उसकी
रज़ा का ख्याल रखना है। बहरहाल अब मैं लास्ट में आरिफ सर से गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करेंगे और रस्म शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई देखिए, मुफ्ती साहब का हुक्म था तो हम हाजिर हो गए सुबह से, और सभी आप लोगों के साथ में यहाँ मौजूद हैं। ना मैं इतना माहिर उस्ताद हूँ कि यहाँ कुछ और कह सकूँ, ना कोई स्टूडेंट ही बचा हूँ आपके पीछे बैठ सकूँ, तो इसलिए चलता फिरता ही रहा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम आप लोगों ने मुनक़िद किया, और बहुत बेहतरीन और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा, और हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें शामिल हुए और आखिर तक आपकी दिलचस्पी इसमें बनी रही। ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया। जो बच्चे यहाँ पर आज हमारे यहाँ आए हैं, पेरेंट्स ने, आज छुट्टी का दिन है, आप लोगों को सुबह यहाँ भेजा प्रोग्राम के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे पास बहुत मुख्तसर नोटिस पर, बहुत सिर्फ फ़ोन पर हमारे यहाँ साबु सिद्दीक कॉलेज की प्रिंसिपल और बहुत बड़ी शख्सियत ज़ैबुन्निसा मलिक साहिबा यहाँ तशरीफ़ ले आई, और आमिर अंसारी सर बहुत मसरूफ़ रहते हैं लेकिन फिर भी वो एक फ़ोन पर आ गए। तनवीर सर मिल्लत स्कूल के सुपरवाइज़र, और शकील सर हमारे अंजुमन इस्लाम के बहुत माहिर मैथ्स के टीचर हैं। और मैं समझता हूँ ये सब अगर आपसे, इनके पास जितना कुछ है देने के लिए, अगर इनको दिया जाए वक्त तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, 2 दिन का वर्कशॉप करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने बहरहाल कूजे में समंदर को पुरो दिया है। अब आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से लेके चलें। बाकी सुल्तानपुर विकास संघ के तमाम जिम्मेदार और तमाम वालिदैन, और इन लोगों ने जो भी, जिससे बन पड़ा, हमने जिससे भी बात की, उसने हौसला अफजाई की और प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। और मैं नहीं भूल सकता, ये हमारे डीएड कॉलेज के जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने प्रोग्राम के इंतजामात में मदद की, सुबह सबसे पहले वही आए थे। कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। अच्छा, दानिश वहाँ बैठा है, ठीक। मुझसे भी पहले, सबसे पहले वो आए हैं, और एक तरीके से हॉल की कुर्सियाँ भी उन्होंने लगाई, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे राशिद अजीम साहब और इनकी टीम पूरी, बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोगों का भी जज़ाकल्लाह खैर। आइंदा भी इस किस्म के, जैसे कि मैडम ने वादा किया है कि करियर गाइडेंस का भी एक प्रोग्राम रखेंगे 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट के बाद, तो इंशाल्लाह वो थोड़ा हम तफसील से रखेंगे। आमिर सर से भी दरख्वास्त है कि वो प्रोग्राम में उस वक्त भी लब्बैक कहें, क्योंकि अभी ये मरहला इम्तिहान की तैयारी का है, तो उस दर्जे की जो बातें हैं कि आपके रिज़ल्ट के एतबार से आप किस कॉलेज जाएं, कौन से कोर्स में जाएं, वो एक तफसीली मौजू है, वो एक अलग से उस पर बात होती है। तो उसके लिए हमारे फाजिल मुकर्रिरीन ने अभी से वादा किया है, इंशाल्लाह हम वो भी प्रोग्राम रखेंगे, और उसमें भी आप लोगों को इसी जज्बे के साथ शिरकत करनी है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इन 2 बच्चियों ने और उस एक बच्चे ने आकर यहाँ बात की। ये फिलबदी कहना आसान नहीं है, किसी से भी कहा जाए तो मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग जिस इकराम से और जिस तरह एक एक करके आए थे, बिल्कुल उसी तरीके से बगैर कुछ चीज़ों को हटाए हुए यहाँ से एक एक करके जाएंगे तमाम बच्चे। जज़ाकल्लाह।